Hello, students. So let's start the first chapter of history of our book, that is Rise of Nationalism in Europe. So before going this chapter, we are starting this chapter. We'll start distinguish between the nation and the country. तो यहाँ पे नेशन और कंट्री में फ़र्क ये है, जैसे कि आपको पता हो इंडिया था जब ब्रिटिशर रूल यहाँ पे करते थे तो देन इट वाज कंसिडर्ड एज अ कंट्री, क्योंकि हमारी जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, और हमारी एक पर्टिकुलर हमारे राइट्स नहीं थे, हमारा पर्टिकुलर सिस्टम नहीं था जो कि लोगों ने सरकार चुनी थी। तो उसके बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए, वी हैड ओन गवर्नमेंट आफ्टर 1950, तो हम एक नेशन स्टेट बन गए। ओके, द सेम यू कैन टेक द केस ऑफ फ्रांस। फ्रांस में जब तक लुइस 16 रूल कर रहा था तो दैट वाज नॉट हैविंग अ रेगुलर गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल दे डिडंट हैड राइट्स। सो उस टाइम 1789 तक फ्रांस एक कंट्री था, ओके, जिसके पास पर्टिकुलर पॉपुलेशन थी, टेरिटरी थी, गवर्नमेंट थी, बट उसमें जो फीलिंग है एक कंट्री के लिए डिवोशन और लव की, वो मिसिंग थी। तो 1789 के बाद लोगों को अपने कुछ राइट मिले, चाहे मेल को ही मिले, ओके। तो उनकी अपनी एक चुनी सरकार थी, उनके राइट्स थे। उसके बाद ये आपकी एक नेशन स्टेट बन गई फ्रांस, जो कि पहले कंट्री थी। तो इस तरह आपने इसी चैप्टर को लेना कि जो सारे कंट्री, यूरोप की कंट्री ने खासकर एफर्ट किए कंट्री से उन्होंने अपने आपको नेशन स्टेट बनाने के लिए। तो यही हमारे चैप्टर का नाम है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैप्टर में हमने खासकर यूरोपियन कंट्री में फ्रांस, क्योंकि हमने क्लास 9th में पढ़ चुकी हैं, लुई 16 के लिए उसका थोड़ा सा रेफरेंस आएगा। फिर हमने जर्मनी पढ़नी है, यूके पढ़नी है और इटली पढ़ना है मेन, और छोटी छोटी कंट्रीज आएंगी कुछ, ग्रीस वगैरह। तो इसमें वही चीज़ें इन्होंने दिखानी कि ये कंट्री तो थी अंडर द कंट्रोल ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स, या किसी तरह भी किसी के अंडर थी। तो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया, कैसे अपने आप को दूसरों से आज़ाद करवा के एक नेशन स्टेट बनी। एक फीलिंग जो नेशनलिज्म की आनी है यूरोप में, अपने आप को एक नेशन स्टेट का मतलब ही ये है कि लव फॉर द कंट्री, पैशन, डिवोशन फॉर द कंट्री। तो उनको याद करना अपने शहीदों को कि जिन्होंने इतने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, तो वो चीज़ों को आपने नेशन कहना, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपने ये पिक्चर को देखना है, ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये आपको ना भी पता होना चाहिए, दैट कैन बी आस्क्ड इन द पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में। ओके, ये प्रिंट जो प्रिपेयर किया था ये फ्रेडरिक सोरो ने किया था। तो हु वॉज फ्रेडरिक सोरो इन 1848। ईयर आपने याद रखना है, क्योंकि ये 3 बार आपका नाम ईयर आएगा 1848 इन दिस चैप्टर। तो फ्रेडरिक सोरो कौन था? ही वॉज एन फ्रेंच आर्टिस्ट था, जिसने कि 4 सीरीज का प्रिंट बनाया, जिसमें से एक प्रिंट ये है। ओके, तो उसने जो एक ड्रीम देखा था उसको उसने विजुलाइज करके प्रिंट आउट बनाना, जिसका नाम उसने रखा डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। क्लियर? तो इस फिगर में आपको क्या चीज़ें दिखती हैं? इसमें दिखती हैं आपको यूरोप और अमेरिका। यूरोप कॉन्टिनेंट है, अमेरिका इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोप, तो उसका अलग से नाम इन्होंने दिया है। इसमें क्या है कि यूरोप और अमेरिका के मेन विमेन सारे एजेस के, क्लासेस मतलब रिच एंड पुअर, दे आर जस्ट मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, और अपना जो होमेज दे रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि देते जा रहे हैं, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देते चले जा रहे हैं। ओके, तो उसके बाद इन्होंने बताया कि उसने आर्टिस्ट ने ये चीज़ भी कही है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो लिबर्टी थी उसको आपने दिखाया रेड कैप थोड़ा, या उसको आपने दिखाया ब्रोकन चेन के थ्रू दिखाया था। और यहाँ पे उन्होंने दिखाया लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर दिखाई है, अगर आपको याद हो। तो उसके अकॉर्डिंग इसने बनाया कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट है, जैसे कि ये दिख रही है आपको, टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट है, जागरूकता की एक मशाल है, और दूसरे हाथ में उसके चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, जो कि फ्रांस में आपने पढ़े हुए राइट्स ऑफ मैन उसके हाथ में है। तो उसको श्रद्धांजलि देते चले जा रहे हैं। और अर्थ में आप देख रहे हो कि देयर आर द रिमेन्स ऑफ दैट शैटर्ड रिमेन्स ऑफ दैट सिम्बलाइज एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। ये आप देख रहे हो, ये सारे रिमेन्स मतलब अवशेष, बचे कुचे एब्सोल्यूटिव्स। आपको पता नहीं एब्सोल्यूट का मतलब है द रूलर दैट हैज all the absolute powers, legislature, executive, judicial power in one hand, and that is not going to face the criticism of the people.
तो लुइस 16 को आपने दिमाग में रखना है, तो उसको बोलना कि ही वॉज एन एब्सोल्यूट रूलर। तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि जो बचे कुचे एब्सोल्यूटिज्म के अवशेष दिखाए गए हैं, कि मतलब एब्सोल्यूट जो रूलर्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। लुइस 16 जैसे रूलर, उनके बचे कुचे ये रिमेन्स रह गए हैं। और इन सोरोज यूटोपियन विजन, यूटोपियन होता है कि ऐसी सोसाइटी जो कि एक्चुअल में हम सोच नहीं सकते होगी, जो हर काम में परफेक्ट होती है। तो उसको आपने कहना यूटोपियन विजन में उसने दिखाया है कि सारे तरह के लोग, हर नेशन अपने अपने फ्लैग्स, अपने नेशनल कॉस्ट्यूम में एक रेल की तरह चले आ रहे हैं। ओके, तो इसमें उन्होंने दिखाया कि जो पॉसिबल बहुत कम है कि सारे इकट्ठे हो जाएं और सारों में ब्रदरहुड की फीलिंग, बटंटी हो, वो चीज़ें हम इतना अज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो उसने दिखाया, जो कि आपको एमसीक्यू के रूम में भी आ सकता है, कि लीडिंग द प्रोसेशन, तो सबसे पहले जो वे पास स्टैचू लिबर्टी है वो यूएसए और स्विट्जरलैंड, क्योंकि उस टाइम स्विट्जरलैंड दैट ऑलरेडी बिकेम अ नेशन स्टेट, यूएस बन चुका था नेशन स्टेट। तो इसलिए इन्होंने दिखाया कि जो कि स्टैचू लिबर्टी को क्रॉस कर चुके हैं वो यूनाइटेड नेशन, यूएसए है और स्विट्जरलैंड। ओके, उसके बाद है आपका फ्रांस। तो फ्रांस दैट इज पासिंग थ्रू, ये आपका फ्रांस है, ये वाला ब्लू वाइट रेड, आपको पता है उसका नेशनल फ्लैग था। तो वो स्टैचू लिबर्टी तक पहुंच चुका है। उसके बाद आप देख रहे हो ये जर्मनी है विद द विद द गोल्डन रेड एंड ब्लैक कलर। तो जर्मनी जो है तो वो स्टैचू लिबर्टी के पास पहुंच चुकी है। फ्रांस के बाद जर्मनी है। तो उसके बाद आपका है, जर्मनी के बाद आपकी आती है, उसके बाद बाकी नेशंस आ रही हैं अपने फ्लैग लेके, अपने नेशनल कॉस्ट्यूम में, जिनका नाम है ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया। तो ये सारी उनको फॉलो करती चली आ रही हैं। और ऊपर से आपने देख रहे हैं कि हेवंस में जो गॉड गॉडेसेस हैं, तो उनको देख रहे हैं कि सारे लोग कितने मतलब खुश हैं, जो ऑल आर दे हैविंग देयर नेशनल आइडेंटिटी। तो वो फोकस उन पे कर रहे हैं। ओके, तो फिर दे हैव बीन यूटिलाइज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस, कि जैसे उनमें ब्रदरहुड है तो ऑल आर हैप्पी कि दे ऑल हैव बिकम एज अ मैन ऑफ ऑल द वर्ल्ड। तो इकट्ठे होके कैसे वो जा रहे हैं, इसमें ये फ्रेडरिक सोरो का जो विजन था, जो उसका सपना था, उसको उसने विजुलाइज एक प्रिंट में किया है। दैट इज वन ऑफ द 4 प्रिंट्स। ओके, इसको आपने ध्यान से देख लेना है। फिर आपको ये नेशन का मतलब पढ़ना है, कि अब आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं, उसमें से आपको आएंगे। जैसे आप देख लें, कुछ खास इतनी प्रॉब्लम है नहीं है। तो ये अर्नेस्ट रेनन का व्हाट इज अ नेशन है, जिसमें आपको नेशन का मीनिंग ऑल क्लियर हो जाएगा, कि जिसमें है कि नेशन एक ऐसा कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग पास एंडेवर्स है, कि पुराने नेशन की जो काफ़ी देर तक उसने अपने सेक्रीफाइसेस दी, अपनी डिवोशन दी, अपने एफर्ट कंट्री के लिए डाले हैं, और उनका एक हीरोइक पास रहा है, जिसमें ग्रेट मैन है, शानो शौकत है, और सोशल कैपिटल अपॉन विच द बेस ऑफ नेशन आइडिया इज देयर। तो जिसके सहारे आपका नेशन खड़ा है, ये सारी ये फोर्सेस हैं। ओके, एंडेवर, सेक्रीफाइस, डिवोशन, ग्लोरी, ग्रेट मैन, हीरोइक पास, ये सारी कंपोनेंट्स आप कह सकते हो ऑफ नेशनलिज्म, जिसके सहारे वो नेशन खड़ा है। कि ये ताकतें हैं जो कि स्टेट में नहीं होती, एक कंट्री में नहीं होती। तो ये चीज़ें आपकी हैं। उसमें क्या है कि दैट इज हैविंग अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेब्सिट। तो प्लेब्सिट का मतलब डायरेक्ट वोट। डायरेक्ट वोट में एक तरह से आप कह सकते हो लाइक रेफरेंडम, वेयर द पीपल हैव टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट समथिंग। तो ये वही चीज़ है आपने, जिसमें कि एक गारंटी दी गई है लिबर्टी की, वहाँ पे होगी, विच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड वन मास्टर। तो इसलिए सारे वर्ल्ड में लिबर्टी की गारंटी देना ज़रूरी है। तो अगर आपका वन मैन वन मास्टर है, दैट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी फॉर द नेशन स्टेट। ओके, तो अब आगे आप फ्रेडरिक सोरो पे अगेन 19th सेंचुरी में जो अमर्ज फोर्स हुई थी, जिसने के स्वीपिंग चेंजेस लेके आया पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप में। ओके, तो एंड रिजल्ट इन चेंजेस का क्या था, एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। ये आपने कंफ्यूज नहीं हो, नेशन स्टेट, नेशनलिज्म, नेशन, दीज ऑल आर वन। तो इन चेंजेस में क्या दिखाया गया, नेशन स्टेट का एमर्ज होना इन द प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर।
मतलब लाइक इन आर कंट्री यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया के ब्रिटिशर्स के आने से पहले मुगल के आने से पहले क्या था, सारी जो हमारे मुगल भी थे, चलो सारे इंडिया काफ़ी सारी स्टेट में बटा था. लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल मराठास, पेशवाज, जाट्स, अलग अलग जगह पे ये रूलर्स रूल कर रहे थे. उनके लिए वो पर्टिकुलर एरिया उनका देश था. इंडिया से उनको कोई मतलब नहीं था. जो इनकी पर्टिकुलर टेरिटरी जिन पे रूल करते थे उसी में वो उनको अपने देश समझते थे, और दूसरी जो नेबरिंग स्टेट्स थी उनको हमेशा वो अटैक करते रहते थे और अपना जो एम्पायर है उसको बड़ा करते चले जाते थे. तो इस तरह ही सेम वो चीज़ कह रहा है. नेशनलिज्म में क्या है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग डिफरेंट डायनेस्टीज, आपको एक प्रॉपर नेशन आपकी है, कंट्री है, जिसमें ये फीलिंग है कि हमने कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए कुछ कर गुजरना है. तो प्यार है आपका, डिवोशन है, जो कि नेशन स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है. तो इसमें एक आपको एक कॉमन सेंस, एक कॉमन आइडेंटिटी, एक शेयर्ड हिस्ट्री आपकी डेवलप होती है विद द नेशन. ये आपने चीज़ याद रखनी है. दैट केम टू डेवलप अ कॉमन आइडेंटिटी, शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट. क्लियर. तो कॉमनेस जो कि हमारी इमोरियल है, ख़त्म ना होने वाली है, जो स्ट्रगल से भरी हुई है, और एक्शन लीडर्स की कॉमन पीपल की एक्शन है कि कैसे उन्होंने अपनी जानें दी हैं अपनी स्टेट को एक नेशन स्टेट बनाने के लिए. तो यही सारे एफर्ट्स ऑफ हीरोज एंड कॉमन पीपल जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, टू मेक अ स्टेट, टू मेक अ नेशन फ्रॉम अ स्टेट. गॉट इट. हाँ, नो दिस इज हाउ आवर चैप्टर स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. तो इसमें हमने शुरू करना है अपने फ्रांस चैप्टर से, क्योंकि फ्रांस को बाकी यूरोपियन कंट्री एक लीडर की तरह, एक आइडल की तरह मानती है कि जैसे अगर उसमें उन्होंने लुई 16 को ख़त्म करके एक नेशन स्टेट बनाई, लोगों को राइट देके बनाई है, तो वैसे ही हमें बाकी यूरोपियन कंट्री को उसको फॉलो करके बनाना है. ओके. सो सबसे पहले जो फर्स्ट आइडिया था एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का था, वो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से होता है कि जैसे फ्रांस नेशन स्टेट बना है 1789 में, तो उसको हमने बाकी यूरोपियन कंट्री ने फॉलो करना है. तभी दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर. ओके. तो पहले वही चीज़ कह रहे हैं कि पहले 1789 से पहले ये एक फुल फ्लैज एक स्टेट थी, टेरिटोरियल स्टेट थी, जिसके कि कंपोनेंट आप कह सकते हो कि पॉपुलेशन थी, गवर्नमेंट थी, उनकी प्रिस्क्राइब टेरिटरी थी, वो सारे कंपोनेंट्स थे. लेकिन इट वाज अंडर द एब्सोल्यूट मोनार्क, दैट इज लुई 16. इस सारे में चैप्टर में आपको लुई 16 का नाम नहीं पता होगा, लेकिन आपको पता है कि जो मोनार्क उस टाइम 89 में था, दैट वाज लुई 16. तो उस टाइम क्या था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, जिसके कारण काफ़ी सारी चेंजेस आई. तो जो सुप्रीम पावर, सोवरेंटी, मतलब सोवरेंटी होती है सुप्रीम पावर टू मेक डिसीजन इंटरनली एंड एक्सटर्नली फॉर अ कंट्री. तो जो सोवरेंटी पावर थी मोनार्की से निकल के अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन के हाथ में चलेगी. जैसे आप डेमोक्रेटिक कंट्री में कहते हो द सोवरेंटी दैट लाइज विद द पीपल, क्योंकि पीपल दे आर सोवर्न, दे आर सुप्रीम. वही हैं जो रूलर्स को इलेक्शन में जिताते हैं और वही उनको रिमूव भी करवा सकते हैं. दे कैन चेंज द गवर्नमेंट रूलर्स एज वेल. गॉट इट. तो इसी तरह उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में दिखाया कि कैसे जो आपकी सॉवरन पावर थी मोनार्की के हाथ से निकल के फ्रेंच सिटीजन के हाथ में आ गई. ओके. तो रेवोल्यूशन ने ये प्रोक्लेम किया, इट वॉज द पीपल हु वुड रिमेन कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी. तो यही आपका नेशन स्टेट का फॉर्मूला है कि जहाँ लोगों के पास एक्चुअली पावर है, ना कि किसी रूलर के पास. तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने इंट्रोड्यूस किए काफ़ी सारे मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. आपने इस पे फोकस करना है इन द वे ऑफ नेशन स्टेट, कि दे आर पीपल, दे आर हैविंग कलेक्टिव आइडेंटिटी, एक दूसरे से जुड़े हुए थे. ये नहीं कि उनकी अगर कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज अलग अलग है तो दे आर नॉट अ नेशन. इन इंडिया वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ पीपल दैट आर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से अपनी कंट्री के लिए, लव के लिए जुड़े हुए हैं. तो दैट इज व्हाट द फ्रेंच पीपल ऑल्सो हैव कॉमन आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी. तो जिसमें आपने डिफरेंट मेजर्स हैं, तो इस चीज़ को आपने एज अ मेजरमेंट ले लेना है, द मीनिंग ऑफ नेशन स्टेट. तो जो जो इसमें चीज़ें लिखी है रिगार्डिंग द फ्रांस, तो आपने वो याद रखनी है कि ये चीज़ें अगर आपके पास है तो यू जस्ट टर्न फ्रॉम स्टेट टू अ नेशन स्टेट. गॉट इट. तो इसमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं,
तो जैसे फ्रांस में उन्होंने बोला है कि लॉ पैट्री द फादरलैंड एंड ला सिटीजन येट इज सिटीजन, ये फ्रेंच वर्ड है। उसमें आपको एक नोशन में यूनाइटेड कम्युनिटी में एफर्ट करना है जो कि इक्वल राइट इंजॉय करता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब पहला एफर्ट नेशन स्टेट का हुआ एवरीबडी है इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ज़रूरी है अगर आपकी नेशन स्टेट, आपने नेशन स्टेट बनानी है। ओके, फिर आपके पास जैसे फ्रांस में ट्राई कलर था, एवरीबडी नो दैट, ब्लू वाइट रेड कलर था, तो उन्होंने फ्रेंच ट्राई कलर बनाया इंस्टेड ऑफ रॉयल फ्लैग। पहले जो लुइस 16 का फ्लैग था उसको निकाल के उन्होंने ट्राई कलर इंट्रोड्यूस किया टू मेक इट अ नेशन स्टेट। फिर एस्टेट जनरल, एस्टेट जनरल क्या थी? एस्टेट जनरल में देयर वर द 3 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 3 एस्टेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने बोला था एस्टेट जनरल। तो स्टेट जनरल को चुना था लोगों ने, किन्होंने? दैट वाज सिटीजन। सिटीजन और सब्जेक्ट्स में फर्क क्या है? सब्जेक्ट्स के पास कोई राइट नहीं होते, मे बी अंडर द रूल ऑफ द किंग। किंग के अंडर जो लोग होते हैं दे आर द लाइक जस्ट पीपल, दे आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द किंग। सिटीजन का मतलब होता है जिनके पास राइट्स होते हैं, राइट टू वोट, स्पेशली राइट टू वोट। तो स्टेट जनरल को किसने चुना था? एक्टिव सिटीजन। ये आपने पढ़ा है 9th क्लास में। एक्टिव सिटीजन में थे 25 ईयर्स अबव मैन। ओके, दोज हु आर पेइंग टैक्सेस उनको एक्टिव सिटीजन कहा गया। पैसिव सिटीजन में थी आपकी विमेन, चिल्ड्रन एंड द मैन बिलो 25 ईयर्स, और जो बाकी मैन जो टैक्सेस नहीं देते थे वो सारे पैसिव सिटीजन थे। तो एक्टिव सिटीजन, चलो मतलब फिर भी आप कह सकते कुछ लोगों ने तो चुनी है ना गवर्नमेंट, चाहे ऑल वर नॉट देयर, वहां पे यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज नहीं था, पर वहां पे एक्टिव सिटीजन ने स्टेट जनरल चुना जिसका नाम उन्होंने चेंज करके क्या बना दिया? नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली को एक तरह से आप कह सकते हो लाइक अ पार्लियामेंट। गॉट इट? तो पार्लियामेंट दैट वाज इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन इन फ्रांस। फिर वहां पे न्यू हिम्स वर कंपोज, नए नए भजन दैट इज इन द प्रेज ऑफ कंट्री गाए गए, कस्में खाई गई और मार्टियर्स को कमेमोरेट याद किया गया, सब कुछ नेशन के नेम पे। और वहां पे एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जो कि यूनिफॉर्म था, लॉ सबके लिए इक्वल थे, एवरीबडी वाज इक्वल बिफोर लॉ था, और इंटरनल कस्टम ड्यूटी ड्यूज टैक्सेस दैट वर एबॉलिश। नेचुरली अगर आप इंडिया में, विद इन इंडिया में कुछ चीज़ें इधर आपने ट्रेड कर रहे हो या लेके जा रहे हो, तो उसके लिए ट्रेड के लिए आपको कोई भी टैक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। बट वेन एवर यूल गो टू द अदर कंट्री, आप ट्रेड के लिए जा रहे हो तो नेचुरली आपको वहाँ पे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। दैट इज़ अ प्रिस्क्राइब, जो आपका लगेज है उसके ज़्यादा आप लेके जाते हो। तो वही उन्होंने भी किया, इंटरनल कस्टम ड्यूटी जो टैक्सेस इंटरनल लगते थे उनको अबॉलिश कर दिया और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेज एंड मेजर्स अडॉप्टेड। यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी लाइक इंडिया में आपकी पता है मेजरमेंट की और वेट की, पर्टिकुलर केजी कह लो, आपका मीटर यूनिट कॉमन है, यूनिफॉर्म है सारे इंडिया में। तो वैसे उन्होंने फ्रांस में भी यूनिफॉर्मिटी लेके आए इन द वेज एंड मेजर में। और रीजनल डायलेक्ट्स जो थे फ्रांस के उनको डिस्करेज किया गया, मतलब जो उनका एक्सेंट था बोलने का, फ्रेंच बोलने का रीजनली, उसको डिस्करेज करके जो फ्रेंच पेरिस में बोली जाती थी उसको इनकरेज किया गया कि देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द लैंग्वेज ऑल्सो। तो ये सारे मेजर्स बताते हैं कि इंस्टेड ऑफ स्टेट फ्रांस बिकेम अ नेशन स्टेट। गॉट इट? जो कि ज़रूरी कंपोनेंट्स है नेशन स्टेट बनने के। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपने करने हैं। तो कवर ऑफ जर्मन एल्मनेक है, उसमें उन्होंने दिखाया गया ये जर्मन एल्मनेक है। यहाँ पे आपको दिखता है फ्रांस के बेस्टाइल फोर्ट। तो जैसे इमेज में ये स्टॉर्म कर दिया गया था, तबाह किया गया था, वैसे आपको ये दिखेगा जर्मन एल्मनेक के, जो कि जर्नलिस्ट एंड्रीज रेबनम ने किया है, डिज़ाइन किया है। इसमें दिखाया गया है कि रेवोल्यूशनरी क्राउड है दैट इज प्लेस नेक्स्ट टू द सिमिलर फोर्ट्रेस मेंट टू रिप्रेजेंट द bastion of despotic rule in the German province in the castle. तो accompanying in the illustration in the slogan the people must seize their own freedom, लोगों को अपनी फ्रीडम खुद लेनी पड़ेगी। तो रेबनम lived in the city of Mainz and was a member of German Jacobin group। तो जैसे जैकोबिन ग्रुप आपको पता है ग्रुप दैट was started from France, तो फ्रांस के बाद ये बाकी जैकोबिन ग्रुप सारे यूरोपियन कंट्री में बनने शुरू हो गए। फिर आपका आता है जी द रेवोल्यूशनरी ने क्या किया, अपने एक मिशन बना लिया
कि जैसे फ्रांस लिबरेट हुआ है यूरोप में डेस्पोटिज्म से, डेस्पोटिज्म अब क्या है, डेस्पोटिज्म का डेस्पोटिज्म एब्सोल्यूट पावर, लुई 16 को आप याद कर सकते हो, ही वॉज डिस्पोटिक रूलर, ओके, कि जिसमें कि लोग उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, और ही वॉज हैविंग ऑल द थ्री पावर्स, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी पावर इन हैंड हैज। तो ये एब्सोल्यूट रूलर था जिसको आप डेस्पोटिज्म कह सकते हो। तो फ्रेंच लोगों को अब लगा कि जैसे हम लोग आज़ाद हो चुके हैं तो वाई नॉट यूरोपियन पीपल, तो उनको भी आज़ाद करवाना डेस्पोटिज्म से, ये हमारा एक तरह से ड्यूटी बन गई है। तो जब ये न्यूज़ इवेंट्स ऑफ फ्रांस की डिफरेंट सिटीज़ यूरोप में पहुंची, तो जो स्टूडेंट्स थे, अदर मेंबर्स, एजुकेटेड मिडिल क्लासेस के थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाने शुरू कर दिए। आपको पता है जैकोबिन क्लब्स वर द मेन पीपल, तो दोज हु स्टार्टेड द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। तो जैकोबिन क्लब बाकी यूरोपियन कंट्री में बनने शुरू हो गए, और जो फ्रेंच आर्मी थी तो दैट मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में 1790s में विद द स्लोगन कि दीज कंट्री शुड ऑल्सो बिकम अ नेशन स्टेट। ओके, तो यू कैन सी दिस मैप ऑल्सो, थोड़ा इसको ग्रो थ्रू ज़रूर करना है कि आपका जो फ्रांस है, आपने बोला स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे आपका बेल्जियम आ जाता है, तो जैसे दूसरी कंट्री में उन्होंने इसको जलाए रखा है मशाल को कि वो नेशन स्टेट बननी चाहिए। हाँ जी, अब है विद द स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम इनटू अंडर कंट्रोल, ये अब आपकी बात आ गई, फ्रांस की अभी तक बात चल रही है, अभी दूसरी कंट्री नहीं है। ये कांग्रेस ऑफ वियना है यूरोप की, ये आपको इसी पैराग्राफ में पढ़ना है कि कांग्रेस ऑफ वियना थी जिसने कि नेपोलियन को हराया था इन द बैटल ऑफ वाटरलू, कैसे उन्होंने सारे यूरोप को दोबारा से लेआउट किया। तो नेपोलियन की अब बात चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि 1789 में जब आपकी रेवोल्यूशन आई थी, तो 1804 में नेपोलियन दैट बिकेम द एम्पर, चाहे उसने डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय कर दी थी, लेकिन फिर भी उसका काफ़ी लिबरल रूल था जिसमें लोग उसके रूल को काफ़ी इंजॉय करते थे रादर देन द लुई 16। तो अब तक आपको ये पता है कि आपका 1903 में रूल ऑफ जैकोबिन 1 साल के सिर्फ आया था, रेन ऑफ टेरर, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है। उसके बाद 94 से लेके आपकी 1804 तक ये आपका रूल ऑफ डायरेक्टरी था। तो उसके बाद आपका 1804 से 1815 तक नेपोलियन का रूल रहा। तो अब हमने इस पैराग्राफ में पढ़ना है रूल ऑफ नेपोलियन, जिसमें आपका आता है नेपोलियन कोड, या जिसको आप सिविल कोड कहते हो, 1804 या सेम ईयर जब नेपोलियन आपका उनका फ्रांस का रूलर बना था। ओके, तो यहाँ पे यही है कि नेपोलियन ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए फ्रांस में आते ही। तो चाहे वो मोनर्क था नेपोलियन, लेकिन उसने चाहे डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन उसे काफ़ी सारे चेंजेस करी, काफ़ी सारे रिफॉर्म उस सोसाइटी में लेके आया, जिसको कि आपने कहना है सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको कि नेपोलियन कोड कहते हो। ओके, इसमें क्या क्या उसने चेंजेस करी कि जो भी प्रिविलेज बेस ऑन बर्थ थे वो उसने ख़त्म कर दिए, और इक्वलिटी बिफोर लॉ लेके आया जो कि थी ऑलरेडी, तो राइट टू प्रॉपर्टी को भी सिक्योर किया। तो इसमें ये इसने जो इसकी जो भी टेरिटरीज को, सिर्फ फ्रांस में नहीं, जो टेरिटरी नेपोलियन ने जीती उन पे भी ये अप्लाई किए सारे ये रिफॉर्म्स, जैसे कि डच रिपब्लिक में, स्विट्ज़रलैंड में, इटली, जर्मनी, तो वहाँ पे भी इसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया। फ्यूडल सिस्टम को इसने अबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम वो होता है कि जिसमें कि एक आप कह सकते हो कि मेरे को लैंड इसलिए दी हुई है कि कल को अगर उसको फ्यूडल लॉर्ड को मेरी ज़रूरत पड़ती है तो आर्मी वगैरह की, तो उनको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। उस पे बेस पे उनको मेरे को ये ज़मीन मिली हुई है फ्यूडल लॉर्ड की तरफ से कि जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनको प्रोवाइड करूंगा। तो ये फ्यूडल सिस्टम था जो कि उनके लिए बहुत एक तरह से कह सकते हो कि उनकी इंडिपेंडेंस को डिस्ट्रॉय करने वाला था। तो उन्होंने इसको रिमूव कर दिया, फ्यूडल लॉर्ड्स के अंडर था क्योंकि, और पीजेंट को फ्री किया फ्रॉम द सर्वडम एंड मेमोरियल ड्यूज लाइक स्लेवरी। सर्वडम लाइक स्लेवरी थी, पीजेंट काफ़ी उनके बोझ के तले दबे रहते थे जमींदार वगैरह के, तो उनके जो टैक्सेस एक्सेस में थे उनसे उनको आज़ाद करवाया। ये था विलेजेस में, टाउन साइड, कंट्री साइड में। फिर टाउन में जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थी, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि टाउन्स में गिल्ड बने हुए थे कि उनकी एक एसोसिएशन थी प्रोड्यूसर्स की, कि जो नए कॉम्पिटिटर को उसमें इन्वॉल्व नहीं होने देते थे।
तो उसने वो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन भी रिमूव कर दी। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव किया। पीजन आर्टिशन वर्कर्स को, न्यू बिजनेस को एक नई तरह की फ्रीडम मिली। तो बिजनेस एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स जो गुड्स के थे तो उनको भी एक यूनिफॉर्मिटी लॉज में मिली। स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर, जिसके कारण उनका काफ़ी काम आसान हो गया। और नेशनल करेंसी बनी, जिसके कारण नेचुरली जो आपका लेन देन है, गुड्स का एक्सचेंज है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया बिकॉज ऑफ नेपोलियन। तो यहाँ पे नेपोलियन के कुछ जो फ़ायदे थे लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। तो अब जो बाकी जिस चीज़ों को उन्होंने फ्रांस को जीता हुआ था नेपोलियन ने, बाकी जैसे हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड वगैरह में, ब्रसल्स जैसे कि पता है कैपिटल आप बेल्जियम की, मेंस वगैरह में, वार्सो वगैरह में, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पहले तो नेपोलियन को वेलकम किया कि ये बड़े अच्छे रिफॉर्म लेके आ रहा है, तो वो बड़े खुश थे। लेकिन धीरे धीरे उनको लगने लगा कि जो इनके बेनिफिट है नेपोलियन के, उससे ज़्यादा वो ड्रॉबैक उनको नज़र आने शुरू हुए। तो ड्रॉबैक क्या थे नेपोलियन के आने के, तो ये आपने याद रखना है। नंबर 1, इंक्रीज टैक्सेशन। एक तो उसने बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाने शुरू कर दिए, क्योंकि नेचुरली इतनी लार्ज आर्मी के लिए उसको फंड्स की ज़रूरत है जो कि टैक्स के थ्रू पूरे हो सकते हैं। तो नंबर 2 पे उसने सेंसरशिप लगा दी कि आपकी जो लिबर्टी थी, कुछ भी आप, सेंसरशिप का मतलब है कि जब आपने कुछ प्रिंट करना है, कुछ बोलना करना है, तो आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी आर्टिकल, एसेज वगैरह प्रिंट कर सकते हो विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब मीडिया पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। सेंसरशिप में क्या होता है कि अगर आपने कुछ प्रिंट करना है, मीडिया ने कुछ भी, तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो मतलब उनको नेपोलियन की परमिशन लेनी पड़ेगी कुछ प्रिंट आउट करने के लिए। तो फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी, ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती कराया गया फ्रेंच आर्मी में, क्योंकि उसका मिशन ही था ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज को जीतना। तो उनको ये इतने सारे ड्रॉबैक्स नज़र आने शुरू हो गए, जिसके कारण वो इसको अब उन्होंने नेपोलियन को लाइक करना थोड़ा बंद कम कर दिया था, जिसको कह सकते कि ओ आउटवेट द एडवांटेज मतलब उनकी एडवांटेज के कंपैरेटिव उनके ड्रॉबैक्स ज़्यादा नज़र आने शुरू हो गए थे। तो आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे क्या है, द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन जर्मनी। तो इसमें क्या है कि वो कोशिश कर रहे हैं, जर्मन के जो पेंटर है कॉल कास्पर फिज, इन द ऑक्यूपेशन ऑफ टाउन ऑफ Zweibrücken, द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर बाय द फ्रेंच आर्मीज। तो फ्रेंच आर्मी बड़ी मुश्किल से इस ट्री को खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से क्या है, फ्रेंच सोल्जर्स आ गए बाय द कलर ऑफ ब्लू कलर में, वाइट ब्लू वाइट रेड यूनिफॉर्म में। ये आपको पता है इनके नेशनल फ्लैग के कलर थे। तो दैट हैव बीन पोर्ट्रेट एज द ऑप्रेसर एज दे सीज अ पीजेंट्स कार्ट। ये आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ कि एक तरह से आप लिबर्टी को बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ जब आपकी फ्रेंच आर्मी है तो उनको उनकी लिबर्टी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इन्होंने दिखाया इसमें, जो कार्ट है उनका, उसको डिस्ट्रॉय करा जा रहा है बाय द यूनिफॉर्म ऑफ ब्लू वाइट रेड वाली, और हैरास सम यंग वीमेन को हरास किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हो सेंटर में, और यहाँ पे पीजन को नीज पे झुकाया जा रहा है। तो प्लैग बिंग अफिक्स्ड बाय द ट्री ऑफ लिबर्टी, कहने को ये लिबर्टी को आप बना रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, आप उनको डिस्ट्रॉय भी करते चले जा रहे हो। जैसे लिबर्टी कैरीज अ जर्मन इंस्क्रिप्शन विच इज अ ट्रांसलेशन रीज टेक फ्रीडम एंड इक्वलिटी फ्रॉम अस द मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी। तो हमसे आज़ादी और इक्वलिटी ले लो, ये जर्मनी वाले स्पेशली कह रहे हैं, जो कि हमें नाम के लिए आपने दे के रखी हुई है। तो क्लेम दैट फ्रेंच एज बीइंग लिबरेटर्स हु अपोज मोनर्की इन द टेरिटरीज दे एंटर। जिसमें टेरिटरी में एंटर करते हैं वो चाहे मोनर्की को अपोज करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक तरह से लिबर्टी नहीं रह जाती है। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हो कि तो ये आपका नेपोलियन है, जो कि एज अ कोरियर ऑफ राइनलैंड लॉसेस ऑल दैट ही हैज़ ऑन हिज वे होम फ्रॉम लिप्सिंग से जब चला उसने, तो काफ़ी सारे चीज़ें को ये गिराता चला जा रहा है लाइक अ पोस्टमैन। तो इसको पोस्टमैन दिखाया गया है कि बैक टू फ्रांस जा रहा है। जब वो लिप्सिंग की लड़ाई को हार गया था 1813 में, तो हर लेटर जो उसके ड्रॉप हो रहा है बैग से, तो दैट बियर्स द नेम ऑफ टेरिटरी ही लॉस। जो टेरिटरी उसके मतलब लॉस होती चली गई, हारता गया, वो उसने उसको निकालता चला गया यहाँ से एज अ पोस्टमैन।
द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर्स इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। तो पहले हमने फ्रांस के बारे में पढ़ लिया कि कैसे फ्रांस नेशन स्टेट बना और दूसरों को इंस्पिरेशन मिली इसके लिए, तो उसी की राह पे बाकी यूरोपियन कंट्री चल पड़ी हैं। तो इसमें आपको है कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। पहले वो नेशन स्टेट नहीं थी, तो दे वर डिवाइडेड इनटू किंगडम, डचीज, कैंटन्स एंड रूलर्स दे हैड देयर ऑटोनमस टेरिटरीज, इंडिपेंडेंट टेरिटरीज उनकी थी। तो आपका ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप जो था वो ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंडर था, और दैट लिव डाइवर्स पीपल थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब उनमें कुछ भी कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, मतलब दे वर नॉट कंसिडर्ड एज अ नेशन स्टेट। और लोगों की लैंग्वेजेस भी अलग थी, उनके एथनिक डिफरेंट ग्रुप्स थे। हैब्सबर्ग एम्पायर जो कि दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल करता था, वॉज अ पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल, मतलब एक सेंट्रलाइज कंट्री नहीं थी, डिफरेंट रीजन, डचीज और किंगडम्स थे। तो ये बता रहे हैं कि ये यूरोप का क्या हाल था। दैट वाज नॉट अ नेशन स्टेट बट अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कैंटन्स, किंगडम्स था। ये बता रहे हैं सारे यूरोप के बारे में। तो इट इंक्लूडेड अल्पाइन रीजन था, द टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटरलैंड था, जैसे बोहेमिया वेयर द अरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग, उसमें उसकी अथॉरिटी थी, अरिस्टोक्रेसी थी। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस, लोम्बार्डी, वेनेशिया थी। हंगरी में हाफ द पॉपुलेशन जो थी दो मैग्यार बोलती थी, अगर बोलते थे वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। ग्लेशिया जो अरिस्टोक्रेसी पीपल थे वो पॉलिश बोलते थे। तो अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग ग्रुप चीज़ें इनमें दिखाई है, जहाँ के 3 डोमिनेटिंग ग्रुप थे जो कि बाउंड्रीज एम्पायर में रहते थे, दैट वर बोहेमियंस, स्लोवक्स एंड नॉर्थ में स्लोवेनियंस एंड क्रेनोला, क्रॉट्स एंड द साउथ एंड रोमांस टू द ईस्ट ऑफ ट्रांसिल्वेनिया। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रुप रूल करें, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कोई एक सेंट्रलाइज कॉमननेस नहीं है। तो जो फ्रांस में थी वो कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। तो ऑन द बाइंडिंग डिवर्स ग्रुप टुगेदर वाज अ कॉमन अगेंस्ट टू एम्परर, कि वो एम्परर के अंडर थे, बस एक उनमें एक पहचान, एक एलिगेंस मतलब एक पहचान थी कि वो एक एम्परर के अंडर रह रहे थे, लेकिन उनमें डिफरेंट एथनिक ग्रुप, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कल्चर, लैंग्वेजेस थी, जो कि उस टाइम यूरोप का हाल था। तो देन यू हैव द डिफरेंट डेट्स ओवर हियर, सम इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं और बाकी चैप्टर में आएंगी, हर चैप्टर में जैसे होता रहा है। तो अब आपका आ गया जी द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो पहले यूरोप में सिर्फ 2 क्लासेस थी, अरिस्टोक्रेट्स, हाईली रिच पीपल, एंड द पीजेंट पुअर पीपल, 2 क्लासेस थी। अब आपकी एक न्यू मिडिल क्लास आएगी, ये क्यों पैदा हुई, दैट्स व्हाट विल रीड नाउ। तो सोशली एंड पॉलिटिकली एक लैंडेड अरिस्टोक्रेसी थी, मतलब अरिस्टोक्रेट जो काफ़ी सारा ज़मीन के मालिक थे, वो उस कॉन्टिनेंट मतलब यूरोप के कॉन्टिनेंट में एक डोमिनेटिंग क्लास थी जिसका सारा दबदबा चलता था यूरोप में। तो इस मेंबर्स, इस जो कम्युनिटी के थे, वो उनकी एक कॉमन वे ऑफ लाइफ थी दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। उनको ये मतलब नहीं था मैं किस कंट्री में रह रहा हूँ, उनको ये मतलब था कि हमारे वी आर द अरिस्टोक्रेट्स, वी आर द लैंडेड अरिस्टोक्रेट विद लार्ज स्टेट ऑफ लैंड, ये उनकी मेन खासियत थी। तो उनके पास काफ़ी सारे स्टेट थी कंट्री साइड में, और टाउन हाउसेज में थे। वो फ्रेंच बोलते थे फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी, जैसे हम आजकल अपनी हाई सोसाइटी में इंग्लिश बोलते हैं शो ऑफ करने के लिए, अपने आप को मॉडर्नाइज दिखाने के लिए, तो उसी टाइम यूरोपियन सोसाइटी में फ्रेंच बोली दे जाती थी टू शो ऑफ के, क्योंकि फ्रांस मैंने पहले ही बोला कि दैट बिकेम अ कंट्री दैट वाज फॉलोड बाय द अदर पीपल ऑफ यूरोप। तो ऐसे ही फ्रेंच बोली जाती थी डिप्लोमेसी के लिए हाई सोसाइटीज़ में। और उनकी फैमिली में एक तरह से मैरिज का कनेक्शन रहता था नेचुरली, क्योंकि सारे हाईली रिच थे, एक दूसरे मैरिज करवाना वो अच्छा समझते थे, और इसी तरह वो अपने से एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ये पावरफुल जो अरिस्टोक्रेसी थी ये नेचुरली स्मॉल ग्रुप थी, हमेशा जो हाईली रिच पीपल होते हैं दे आर ऑलवेज इन अ स्मॉल क्वांटिटी, तो वैसे ही था। और जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो पीजेंट थे उसमें, जैसे कि वेस्ट में आप कह लो, वेस्ट ऑफ यूरोप, वेस्ट जो कि आपको पता है वेस्ट में आपका मोस्टली इंग्लैंड आ जाता है, फ्रांस आता है। तो वेस्ट ऑफ यूरोप जो आपका था उसमें काफ़ी सारे लैंड वाज फॉर्म्ड बाय टेनेंट्स, टेनेंट्स होते हैं जो किराए की ज़मीन पे खेती बाड़ी करते हैं, और छोटे छोटे स्मॉल ओनर्स थे, मतलब मोस्टली जो वेस्ट में लैंड थी उसमें टेनेंट्स और स्मॉल ओनर ही रहते थे। और ईस्टर्न पार्ट में आपका आ जाएगा जो रशिया के नज़दीक है ईस्ट में,
ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में लैंड होल्डिंग वॉज करेक्टराइज बाय वास्ट स्टेट विच वॉज कल्टिवेटेड बाय सर्फ लाइक स्लीव्स। तो सेंटर में और ईस्टर्न यूरोप में जो लैंड थी बहुत ज़्यादा थी, जिसमें कि काम सर्फ के द्वारा किया जाता था, स्लेव्स के द्वारा किया जाता था। और जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल यूरोप था उसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दैट स्टार्टेड, दैट ट्रेड meant द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड एमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस पैदा हो गई उसमें टाउन्स में। तो हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ फॉर द मार्केट, कि वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए ग्रो करते थे गुड्स को। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब आपको पता ही इंग्लैंड में सबसे पहले कंट्री वाज इंडस्ट्रियलाइज, दैट वाज इंग्लैंड इन द ईयर ऑफ 1730s में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई। सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी इन्होंने लिखा है, दैट इज़ द एग्जैक्ट वन। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में 1730s ईयर आता है। तो लेकिन फ्रांस और जर्मनी पार्ट में ये 19th सेंचुरी में आई। गॉट इट। तो इस वेग जो न्यू ग्रुप इमर्ज हुए वर्किंग क्लास ग्रुप पॉपुलेशन में, मिडिल क्लास इज मेड अप द इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। तो आपने याद रखना है कि पहले जैसे आपकी हाईली रिच पीपल और पीजेंट्री क्लास थी, तो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से एक नई मिडिल क्लास आ गई, जिसमें कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स मेन ग्रुप थे जो मिडिल क्लास बने। तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में आपके ग्रुप काफ़ी स्मॉल इन नंबर थे 19th सेंचुरी तक। तो इट वाज एजुकेटेड थे, लिबरल माइंडेड मिडिल क्लास थे, और दे वर हैविंग द आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी दैट वर फॉलोइंग द एबॉलिशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज। उसका मतलब यही था कि जो अरिस्टोक्राट्स के पास इतनी ज़्यादा राइट्स हैं तो दे शुडंट बी रिमेन विद दैम, ये इनकी फिलॉसफी थी। अब आपने याद रखना है कि डेमोक्रेसी में मोस्टली दिस लिबरल पीपल, दिस मिडिल क्लास वॉज इन्वॉल्व इन द लिबरलिस्ट आइडियाज। हाँ जी। नाउ व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? अब लिबरल नेशनलिज्म है क्या? नेशनलिज्म तो मैंने आपको बताया है, दैट इज हैविंग अ कॉमननेस, कॉमन आइडेंटिटी, लव, डिवोशन फॉर द कंट्री। तो लिबरल नेशनलिज्म क्या था? जैसे मैंने कहा कि लिबरल नेशनलिज्म एक्चुअली लिबरल ही लेके आए हैं। तो ये आपके तीन तरह की लिबरलिज्म आएंगी। एक तो आपकी आएंगी पॉलिटिकल, ओके, तीन तरह की आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, पॉलिटिकल आएंगी, और दूसरी आपकी आएगी सोशल, और तीसरी आपकी आएगी इकोनॉमिक लिबरलिज्म। तो इसमें आपका सोशल आ जाएगा। वैसे सोशल और पॉलिटिकल को आप इकट्ठा लेके चल सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो पॉलिटिकली लिबरलिज्म, पहले आपने पढ़ा लिबरलिज्म का मतलब एक्चुअली क्या है। तो लिबरलिज्म दैट डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, जिसका मतलब है लिबर से ली गई है, तो इसका मतलब होता है फ्री। लिबरलिज्म का मतलब ही फ्रीडम है, तो लिबर से फ्री है। तो न्यू मिडिल क्लासेस, तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। ये आपने लाइन पूरी तरह से प्रॉपरली याद रखना है। लिबरलिज्म का मतलब याद रखना है कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, पहले तो एक आदमी की फ्रीडम चाहिए, और सबको इक्वलिटी ऑफ द ऑल बिफोर लॉ, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है फॉर द लिबरलिज्म। क्लियर? दिस इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। अब पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट बाय द कंसेंट, कंसेंट मतलब लोगों की मर्जी से, जो गवर्नमेंट लोगों की मर्जी से बनी होती है, लाइक द इलेक्टेड गवर्नमेंट, दिस इज द फर्स्ट मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबरलिज्म हैज स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब है डिक्टेटरशिप, कि यहाँ पे लुई 16 वॉज लाइक अ डिक्टेटर। तो वही चीज़ इन्होंने बताई है कि लिबरलिज्म का मतलब है ऑटोक्रेसी, डिस्पोटिक रूल का, डिस्पोटिक कह लो, एब्सोल्यूट कह लो, ऑटोक्रेसी कह लो, लुई 16 दे आर द सेम। एंड ऑफ डिक्टेटरशिप है इसका, और क्लैरिकल प्रिविलेजेस, जो आपकी प्रिविलेजेस बेस बाय बर्थ दी गई थी फ्रांस में, उनका एंड होना। ओके, तो नेक्स्ट मीनिंग है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और उसमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव का गवर्नमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जैसे हमारे में गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही है। तो 19th सेंचुरी में जो लिबरल्स थे, दे ऑल्सो स्ट्रेस ऑन द प्राइवेट प्रॉपर्टी पे उन्होंने फोकस किया। तो उसके बाद आपकी आती है सोशल लिबरलिज्म में, कि यूनिवर्सल सफ्रेज उनका क्राइटेरिया नहीं था। अब आपने याद रखना है, डेमोक्रेट लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स। तो लिबरल्स और डेमोक्रेट में फ़र्क क्या था? जो डेमोक्रेट्स थे दे वर इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल सफ्रेज। आपने याद है, यहाँ पे अडल्ट वर्ड मिसिंग है,
क्यों मिसिंग है? क्योंकि पहले हमारा राइट टू वोट जो था तो दैट वाज नॉट गिवन टू अडल्ट, जैसे उन्होंने बोला कि 25 ईयर एज पे था राइट टू वोट दिया था फ्रांस में। इंडिया में भी 1989 तक राइट टू वोट दैट वाज गिवन टू द 21 ईयर ऑफ एज पीपल, दैट वाज गिवन, मतलब एडल्ट 18 ईयर को नहीं था, 21 ईयर एज में उन्होंने राइट टू वोट दिया हुआ था। तो तभी यहाँ पे एडल्ट वर्ड मिसिंग है, तो यहाँ पे आप कहते हैं यूनिवर्सल सफरेज, सफरेज मीन राइट टू वोट। तो यहाँ पे वही चीज कह रही है कि जो डेमोक्रेट्स थे देवर इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, लेकिन जो लिबरल्स थे दे वर नॉट इन फेवर ऑफ द यूनिवर्सल सफरेज, दे वर इन फेवर कि विमेन शुडंट बी गिवन राइट टू वोट, तो दे वर कंसिडर्ड एज अ पैसिव सिटीजन। ये आपने याद रखना है, दोनों में फर्क। तो इन्होंने यही चीज बताई कि फ्रांस में जैसे आपको पता ही है कि वहां पे राइट टू वोट सिर्फ एक्टिव सिटीजन को दिया गया था, दैट इज प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को था। जो मैन विदाउट प्रॉपर्टी उनको राइट टू वोट नहीं था, बिलो 25 ईयर एज, 25 ईयर आप अपने याद रख सकते हो। ओके, तो ऑल विमेन वर एक्सक्लूडेड, मतलब पॉलिटिकल राइट का मतलब ये राइट टू वोट। जब भी आपको आए पॉलिटिकल राइट या पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब ये है कि राइट टू वोट इज गिवन टू द ऑल वन और सिलेक्टेड वन। तो हमारी कंट्री में आप कह सकते हो इंडिया में वी आर पॉलिटिकल राइट दैट इज इक्वली गिवन टू द पीपल। हम सबके पास पॉलिटिकल राइट है, मतलब राइट टू वोट है। तो वही चीज़ है, ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर जैकोबिन्स। मैंने आपको पहले बताया 1793 से लेके 1794 जैकोबिन का रूल था, जिसमें कि उनको ऑल द मेन आर गिवन सफरेज राइट टू वोट, मतलब उस टाइम स्लेवरी रिमूव हो चुकी थी, तो इसलिए ऑल द मैन ऑफ 21 ईयर ऑफ एज, इन्होंने टाइम इसका जो एज थी रिड्यूस कर दी थी जैकोबिन्स ने 25 से 21 ईयर। ऑल द मैन 21 ईयर वर गिवन द राइट टू वोट फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 1793 टू 94, सिर्फ एक साल के लिए सबको दी थी। उसके बाद 1794 जैसे मैंने आपको बोला है 1804 से डायरेक्टरी रूल आ गया था, जिसमें कि अगेन राइट टू वोट वाज गिवन टू ओनली द प्रॉपर्टी मैन रादर देन ऑल मैन। ये भी सिर्फ एक साल के जैसे रहा। फिर नेपोलियन कोड आया, बैक टू उसने वही चीज आगे लिमिटेड कर दिया था सफरेज राइट एंड रिड्यूस विमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर। माइनर का मतलब होता है कि दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन द फादर्स, हस्बैंड्स और ब्रदर्स। तो ये चीज उन विमेन को माइनर करार दे दिया गया। तो 19th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी में विमेन और नॉन प्रॉपर्टी ये हमेशा अपोज ही करते रहे और हमेशा अपने राइट टू वोट के लिए स्ट्रगल ही करते रहेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस में विमेन गॉट राइट टू वोट इन 1946 ओनली, मतलब तब से 1789 से जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उनको राइट टू वोट मिला 1946 में। तो आपने वही याद रखना है कि विमेन ऑफ इंडिया दे गॉट द राइट टू वोट इन 1950, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसी टाइम 1950 में बना, इसलिए हमारे इंडिया में राइट टू वोट वॉज गिवन टू एवरी विमेन एंड मैन, दैट इज यूनिवर्सल सफरेज वहाँ पे भी था। तो हमारे में कोई खास फर्क नहीं है। तो हमारे में तो खैर वुमेन इतनी स्ट्रगल नहीं करी, इसलिए तो हमारे डेमोक्रेट्स थे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनको ये ज़रूर था कि हर एक को राइट टू वोट देना है, दैट इज़ ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। तो ये आपको पॉलिटिकल राइट के उनको नहीं मिले, हमने पढ़ लिया। अब आपके आ गया, नेक्स्ट आ गया इकोनॉमिक फील्ड। तो इकोनॉमिक फील्ड में आपका आता है जी लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। मतलब कि मार्केट्स में कोई मतलब बिन मतलब से जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस रहती है ना, हर एक में पॉलिसीज बनानी, रूल्स रेगुलेशन बनाने, रिस्ट्रिक्शन करनी, तो ये इसके खिलाफ थे लिबरलिस्ट। लिबरलिस्ट मतलब देख रहा है आपको फ्रीडम, फ्रीडम फॉर एवरीथिंग अननेसेसरी। तो यहाँ पे मार्केट में जो फ्रीडम मार्केट की चाहते थे और जो स्टेट गवर्नमेंट उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखता है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल में, वो रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म करना। और 19th सेंचुरी में मिडिल क्लास जो थी, आपको पता है जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आनी शुरू होगी, मिडिल क्लास बननी शुरू होगी यूरोप में, तो उन्होंने दिखाया कि जर्मन स्पीकिंग रीजन्स, आपने याद रखना है कि जर्मनी पहले नेशन स्टेट नहीं था, देवर ओनली जर्मन स्पीकिंग रीजन्स। ये जर्मन स्पीकिंग रीजन थे, जर्मनी कोई नेशन नहीं थी। तो जर्मनी स्पीकिंग के जिस जगह पे जर्मनी बोली जाती थी इन द फर्स्ट हाफ द 19th सेंचुरी, इसके एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले, Napoleon's administrative measures had created out countless small principalities, a confederation of 39 states। मतलब बहुत ज़्यादा जगह पे जर्मनी बोली जाती थी
रीजन में, उनको उसने क्या किया, नेपोलियन ने 39 कॉन्फेडरेशन बना दी सारे जर्मन स्टेट जहाँ पे जर्मन बोली जाती थी। तो हर एक में जो 39 कॉन्फेडरेशन है जर्मन स्टेट की, उसमें अलग अलग करेंसी, अलग वेट एंड मेजर थे। ओके, अगर एक मर्चेंट विद इन जर्मन स्पीकिंग स्टेट में अगर जाता था, वो ही वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम 1833 में सीन था, हैम्बर्ग से नर्मबर्ग जाता था अपनी गुड्स को बेचने के लिए, तो उसको 11 कस्टम बैरियर से होके जाना पड़ता था। मतलब इफ ही स्टार्टिंग फ्रॉम द हैम्बर्ग टू नर्मबर्ग, तो यहाँ पे उसको एरिया कवर करने के लिए 11 बैरियर से गुजरना पड़ता था। हर बैरियर को उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। अब आपने पढ़ा है कि नेशन स्टेट में क्या होता है, आपको इंटरनल कस्टम ड्यूटी नहीं देनी, दैट इज अबॉलिश्ड। तो अब ये सिचुएशन है नेशन स्टेट बनने से पहले। तो जर्मनी के नेशन स्टेट बनने से पहले वहाँ पे इतने सारे कस्टम बैरियर, 11 कस्टम बैरियर थे, जहाँ के एक मर्चेंट को इतनी सारी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, और हर बैरियर को उसको 5% ऑफ ईच गुड का देना पड़ता था। आप सोचो 11 इंटू 5, 55 तो उसका परसेंट तो उसका सिर्फ कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस देने में चला जाता था, तो जो कि बहुत ज़्यादा था एक व्यापारी के लिए। तो ड्यूटीज जो दैट वाज अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजर होती थी, नेचुरली है। तो हर रीजन में उसका सिस्टम ऑफ वेट और मेजर भी अलग है। मतलब ये जो आपके अलग अलग रीजन्स आते हैं, 11 बैरियर्स हैं, 11 ही बैरियर्स में आपकी जो वेट के मेजर के यूनिट्स हैं वो अलग अलग है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी है कि LA ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू, अगेन एक यूनिट है मेजरमेंट की। ओके, वहां पे तो उसकी मेजरमेंट क्या आती है, जैसे हमारे मीटर में सेंटीमीटर 100 हर जगह इंडिया में अगर देखे जाए यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन वहां पे अलग अलग, कहीं पे 54.7 मीटर ऑफ क्लॉथ था, मेज में 55.1, ये LA की मेजरमेंट है। हमारे मीटर में 100 सेंटीमीटर है, या सेंटीमीटर कितने हो रहे हैं अलग अलग, नर्मबर्ग में 65.6, ये अलग अलग। तो हर जगह पे हर बैरियर की आपकी करेंसी अलग है, आपकी मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ अलग है। तो दैट वाज टाइम कंज्यूमर और बहुत ज़्यादा मर्चेंट को प्रॉब्लम आ रही थी, तभी वो चाहते थे इकोनॉमिक लिबरलिज्म। तो ऐसी कंडीशन पाई जाती थी, जिसको आपने देखना है कि 1834 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपने, एक कस्टम ड्यूटी, कस्टम यूनियन बनाएगी जिसको बोला जाता था ज़ोल्वरिन। ओके, तो ये प्रशिया के इनिशिएटिव से बनाई गई थी, जिसको काफ़ी सारी जर्मन स्टेट ने ज्वाइन किया, कि जिनको प्रॉब्लम आ रही थी कि वाकई एक जर्मन में रह के, क्योंकि जर्मनी अभी तक नहीं बना है, ये जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स हैं सिर्फ, तो उनको लग रहा था हमारा काम करने इजी करने के लिए ये कस्टम यूनियन है, तो इसके इनिशिएटिव से उन्होंने इसको ज्वाइन किया। तो इस यूनियन ने, कस्टम यूनियन ने क्या किया, काफ़ी सारे ट्रैफिक जो टैरिफ मतलब टैक्सेस बैरियर्स थे उनको रिमूव कराया, और जो नंबर ऑफ करेंसीज थी 30 से 2 रह गई। पहले नंबर ऑफ करेंसी 30 थी, सिर्फ 2 करेंसीज रह गई विद इन जर्मन स्पीकिंग टेरिटरीज में। ओके, तो जो ये रेलवे का मेथड था, सिस्टम था, उसको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इजी करवाया, जो कि आपकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको तेज़ किया जाए, नेशनल यूनिफिकेशन हो सके। तो एक तरह से एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वेव आ गई, जिसने कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को और तेज़ कर दिया विद इन द जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज। ओके, तो दिस वाज इकोनॉमिक लिबरलिज्म स्पेशल एफर्ट ऑफ अकाउंट ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स, नो ओनली रीजन्स नॉट स्टेट। ओके, अब आपका आ गया जी न्यू कंजर्टिज्म आफ्टर 1815। ये 1815 ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ नेपोलियन डिफीटेड इन दिस ईयर। तो ये आपने कुछ ईयर कोरिलेट करने हैं, रादर दैन उसको पूरी तरह से रट्टा मारने के, थोड़ा देखा करो किससे कोरिलेट हो रहा है। तो डिफीट ऑफ नेपोलियन की होगी 1815 में। तो यूरोपियन गवर्नमेंट जो थी, दैट वाज हैविंग अ स्पिरिट ऑफ कंजर्टिज्म दैट मीन ऑर्थोडॉक्सी, पुराने ख्याल के लोग, रूढ़िवादी लोग जो हमेशा पुरानी सोच में रहते हैं, और जो न्यू चेंजेस के थोड़ा एकदम से क्विक चेंजेस के खिलाफ थे। ये नहीं कि चेंजेस ना हो, चेंजेस हो, लेकिन सिस्टमेटिकली धीरे धीरे जो हो उसके फेवर में थे ये लोग। ओके, तो अब आया कंजर्टिज्म। बिलीव किस में करते थे, तो उनको कंजर्टिज्म मतलब ऑर्थोडॉक्स पीपल, दे बिलीव्ड established and traditional institution like state, society, monarchy, church, social hierarchy, property, family should be preserved। तो यहाँ पे monarchy होनी ज़रूरी है, जैसे लिबरलिस्ट चाहते थे monarchy के अलावा
मोनार्की के बजाय दे शुड बी इलेक्टेड गवर्नमेंट। और चर्च को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते लिबरलिस्ट। सोशल हायरार्की का मतलब यहाँ पे है, जैसे आपको पता है फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट वॉज देयर इन फ्रांस, तो यहाँ पे सोसाइटी में हायरार्कीज होनी चाहिए। लाइक इन आर सोसाइटी वॉज देयर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इंडिया में प्रॉपर्टी और फैमिली होना, दैट वॉज द कंपोनेंट्स ऑफ कंजर्टिज्म, मतलब इससे फेवर में थे कंजर्टिज। तो मोस्ट कंजर्टिज डिडंट प्रपोज टू रिटर्न टू सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, मतलब वो नहीं चाहते थे कि जैसे कि नेपोलियन ने रूल किया है फ्रांस में, ऐसे इन प्री रेवोल्यूशनरी डेज पे नहीं जाना चाहते थे, जब फ्रांच रेवोल्यूशन के पहले जो डेज थे। तो दे रियलाइज सम चेंजेस इनिशिएटेड बाय नेपोलियन, को उन्होंने रियलाइज किया कि जैसे मॉडर्नाइजेशन है उसको एक्चुअली दैट इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की को और स्ट्रेंथन करती है मॉडर्नाइजेशन, कि हमें उसको फॉलो करना चाहिए कुछ भी नेपोलियन के ऐसे रूल्स रेगुलेशन को। तो इसके स्टेट पावर और इफेक्टिवली और स्ट्रांगली रूल कर सकती है। तो अब आपका ये भी कंजर्टिज्म में अगर पूछा जाए तो ये भी आप कर सकते हो कि कंजर्टिज ऑल्सो बिलीव्ड इन मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्वेंट्स, नेचुरली एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले सिविल सर्वेंट जिसको आप ब्यूरोक्रेट्स कहते हो, ब्यूरोक्रेसी होनी बहुत ज़रूरी है। एक डायनामिक इकोनॉमी जो चेंज कर सके अपने आप को चेंजेस के अकॉर्डिंग, और फ्यूडलिज्म को एबॉलिश करना, और सर्वडम दैट इज मैंने जैसे आपको बताया था स्लेवरी लाइक समथिंग, तो कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप। यूरोप के मोनार्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ऑटोक्रेटिक का मतलब अगेन दैट इज़ अ डिस्पोटिक डिक्टेटरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। दैट वाज द व्यू ऑफ कंजर्टिज्म। तो अगेन आपका आगे 1815 में किसने हराया नेपोलियन को, जो कि बहुत मुश्किल था हराना। तो यूरोपियन की मेन पावर जो थी ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ने मिलके नेपोलियन को हराया। तो जो कि वियना में मिले इकट्ठे, क्योंकि मोस्टली क्या जिस जगह पे मिलते थे उसी को वो नाम देते थे। जैसे वियना उन्होंने साइन की, ट्रीटी साइन करी और वहाँ पे यूरोप को दोबारा से सेटलमेंट किया। तो कांग्रेस मतलब वियना कांग्रेस ने क्या किया, दैट वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनी। ये आपने याद रखना है, ये इसका नाम 2 बार और आएगा, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनी का। तो वियना कांग्रेस को इसने होस्ट किया। ओके तो जो डेलीगेट्स हैं, डेलीगेट्स जो कि इसमें ब्रिटेन, रशिया और ऑस्ट्रिया जैसे ये 3 और डेलीगेट इसके थे, वो भी वहाँ पे आए। उन्होंने एक ट्रीटी ऑफ वियना बनाई, क्योंकि वियना में मिले थे वो। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में बनाई नेपोलियन को हराने के बाद। उनका मेन पर्पस क्या था, जो कि चेंजेस यूरोप में नेपोलियन लेके आया उसको अंडू कर दे, कि जो जो चीज़ें उसने जीती हैं उनको वापस कर दी जाएं। ओके इसलिए जो बॉर्बन डायनेस्टी थी, आपको याद हो लुई 16 जो था वो बॉर्बन डायनेस्टी से, इस घराने से था। तो उसके जो भी वाली वारिस थे उनको दोबारा से उन्होंने रिस्टोर पावर दे दी, मतलब जिसको डिपोज का आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन में बॉर्बन डायनेस्टी को लुई 16 को ख़त्म कर दिया था, एंड देयर वाज द रूल ऑफ पीपल। तो इसलिए अब उनको कि कंजर्टिव लोग इसके फेवर में थे कि वहाँ पे मोनार्की सिस्टम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, तो बॉर्बन डायनेस्टी के जो भी उनके वाली वारिस थे उनको दोबारा से पावर दे दी, और जो भी फ्रांस नेपोलियन जीता हुआ था टेरिटरीज उसको छोड़ दी, उसको अंडू कर दिया। और एक सीज ऑफ स्टेट उन्होंने फ्रांस की बाउंड्री पे बना दी कि कोई भी फ्रांस का रूलर दोबारा से जुर्रत ना करे फ्रांस के अलावा किसी और कंट्री को जीतने की। फिर उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने वियना ट्रीटी को सेटलमेंट करी, जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड था, तो जिसमें कि बेल्जियम भी था। आपको याद होना चाहिए कि नीदरलैंड को 6 डिफरेंट एथनिक ग्रुप होने के बजाय उनको 6 पार्ट में बांट दिया गया था नीदरलैंड को। तो एक उसमें से बेल्जियम था, जिसमें कि बेल्जियम सेटअप किया गया फ्रांस की, आपको पता है फ्रांस के ऊपर बेल्जियम है, बेल्जियम को सेटअप किया गया नॉर्थ में। और जिनोआ दैट वाज एडेड टू द पिडमोंट इन द नॉर्थ, साउथ में पिडमोंट के साथ जिनोआ को करा गया। और प्रशिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। प्रशिया को वेस्टर्न, मतलब ये आपस में बांट रहे सारे यूरोप को। तो प्रशिया को काफ़ी टेरिटरी वेस्ट में दे दी गई, और ऑस्ट्रिया का कंट्रोल नॉर्थ इटली का दे दिया। ये आपको रेफरेंस आएगा, आपने ये याद रखना है ये भी, कि नॉर्थ इटली में ऑस्ट्रिया का रूल बना दिया गया। और जो जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाई गई थी नेपोलियन के द्वारा 39 स्टेट की, बहुत ज़रा डचीज को इकट्ठी करके उसको अंडू रखा गया, मतलब उसको छेड़ा नहीं गया, वो 39 स्टेट्स ही रही। ओके और रशिया को पोलैंड दे दिया, ये भी आपने याद रखना है कि पोलैंड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया। ओके ये आप रेफरेंस आगे आएगा। और प्रशिया को अ पोर्शन ऑफ सेक्सनी दे दिया गया, मतलब मेन इंटेंशन इसकी था मोनार्कीज हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन, जो करी थी उसको दोबारा
हम क्रिएट कर दी भी, हर जगह यहाँ पे कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग मोनार्की को इस्टेब्लिश कर दिया गया। तो कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 वाज ऑटोक्रेटिक, जैसे मैंने बोला डिक्टेटरशिप थी 1815 में, मोस्टली यहाँ पे रूल ऑफ मोनार्क्स था। ओके तो वो डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, तो बिल्कुल नेचुरली जैसे जो किंग लोग हैं उनको कहाँ बर्दाश्त होती है कि कोई इनको क्रिटिसाइज कर जाए, उनको अपोज करे, तो क्रिटिसिज्म और उनकी अपोज करना बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते थे ये लोग। और ये जो भी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती थी उसको ख़त्म कर देते थे। एंड उन्होंने मोस्टली इन्होंने सेंसरशिप को इंट्रोड्यूस किया, जैसे मैंने बोला कि कोई भी प्रिंट नहीं कर सकता था नेचुरली, अगर इनके अगेंस्ट कुछ प्रिंट करता है तो दैट वाज नॉट टॉलरेटेड। तो सेंसरशिप लॉज बना दिए गए, न्यूज़पेपर पे कंट्रोल कर दिया गया कि मीडिया वहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं था। बुक्स प्लेस सॉन्ग जो भी थे, आइडिया ऑफ लिबर्टी फ्रीडम को ख़त्म कर दिया गया। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर, आप देख सकते हो। इसमें क्या था, ये कहने को क्लब ऑफ थिंकर्स है, किसी एनिनॉनिमस ने बनाया, कैरिकेचर बनाया। तो इसमें लिखा हुआ है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मीटिंग, हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस, कितने ज़्यादा टाइम तक आपको सोचना अलाउड है। लेकिन इस क्लब का मेन क्या है एजेंडा, कि साइलेंस आपने बना के रखनी है, सबसे ज़रूरी यहाँ पे साइलेंस होनी चाहिए। और जब आपको बोलना ही कुछ नहीं है तो इसमें आपको स्पेशली एंटर करते ही आपको मजल दे दी जाएगी। मजल अगर आपने देखा कोई जब डॉग के मुंह पे बांधते हैं ना, उसका मुंह कहीं बाहर किसी को काटे ना या कुछ खाए ना, तो उसके मुंह में मजल लगा देते हैं। तो ऐसे आप देख रहे हो कि सबके मुंह में मजल लगा दी गई है कि कोई बोल ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ उन्हें सोचना है। ओके तो अपॉन एंटरिंग आपको मजल दे दी जाएंगी। तो ऐसा ये ग्रुप था कंजर्वेटिव्स का कि बोलना अलाउड नहीं, सिर्फ सोचते रहो, क्योंकि आपको कोई ऐसी इंडिपेंडेंस नहीं दी जा रही इस क्लब में। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स को, फिर भी इंस्पायर करता चला गया। और जो मेजर इशू यहाँ पे लिबरल नेशनलिस्ट का था, द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज फ्रीडम ऑफ प्रेस। वो चाहते थे कि लिबरल्स की हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस जरूर दी जाए कि हम जो चाहते हैं उसको लोगों तक पहुँचा सके। रेवोल्यूशनिस्ट, क्रांतिकारी, क्रांतिकारी का मतलब यहाँ पे आएगा लिबरलिस्ट, कि ये सारा चैप्टर आपने देखना है, ये कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा बिटवीन द लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स। इस चैप्टर का मेन मोटिव ही यही है कि कंजर्वेटिव चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा मोनार्की रूल हो, ओके, और जो आपके लिबरल्स हैं वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे रूल ऑफ पीपल हो। तो ये कंट्रोवर्सी आपने सारे चैप्टर में देखनी है कि अगर लिबरल जी जाते हैं तो दे विल मेक नेशन स्टेट, अगर कंजर्वेटिव्स का रूल है तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि लिबरलिज्म क्या डेमोक्रेसी तो बिल्कुल आ ही नहीं सकती, द ओल्ड रूल विल बी देयर। तो इस सारे में आपने देखना है कि दोनों पार्टीज का कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, कभी वो जीतेंगे कभी लिबरल जीतेंगे। अब यहाँ पे आपने देखा कि 1815 में नेपोलियन को हरा के कंजर्वेटिव की जीत हो गई है, लेकिन अब आपने देखा है कि लिबरल्स की जीत धीरे धीरे सारे चैप्टर में कैसे होती है। तो यहाँ पे क्रांतिकारी है लिबरल्स। तो 1815 के बाद क्या हुआ, लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड होगी। बात ऑब्वियस है, जब आपके रूलर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आपको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि लिबरल्स को तो बिल्कुल ख़त्म कर दो, वो हमारे को आराम से रूल तो करने देंगे नहीं, तो बेटर है उनको अबॉलिश करना शुरू कर दो। तो इसलिए ये लिबरल्स उस टाइम में अंडरग्राउंड हो गए, सीक्रेट वेव से उन्होंने काम तो नहीं बंद किया और करते चले गए, और सीक्रेट सोसाइटीज़ बनानी शुरू कर दी, सारे यूरोप में बननी शुरू हो गई। तो एक कमिटमेंट बना ली कि हमने तो अपोज करना ही करना है मोनार्की को, चाहे सामने आके करें चाहे हम छुप के करें। तो वो हमेशा वियना कांग्रेस ने जो एक्शन लिए थे उनके खिलाफ ये लिबरलिस्ट एक अपनी लड़ाई शुरू कर दी लिबर्टी और फ्रीडम के लिए। और काफ़ी सारे जो रेवोल्यूशनिस्ट थे उनको लगता था कि हमें नेशन स्टेट बना के रहनी है, कि ये हमारा एक फ्रीडम स्ट्रगल की फ्रीडम का पार्ट है, मतलब अपने लोगों को आज़ादी इक्वलिटी देने के लिए हमें नेशन स्टेट बनानी ही पड़ेगी। तो इसमें एक सबसे ज़रूरी एक आपका है, फर्स्ट हीरो ऑफ आप इटालियन यूनिफिकेशन था, जुजेपी मजीनी था, ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो इसका जन्म जेनोवा में हुआ था 1807 में। तो वो भी एक सीक्रेट सोसाइटी का पहले तो कार्बनी का मेंबर बन गया। जब वो 24 ईयर का हुआ ना, उसने उसको एग्जाइल होता देश निकाला देना, क्योंकि आप अपनी कंट्री के लिए कुछ फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हो। हमारे भी काफ़ी लोगों को काले पानी की सज़ा दी गई थी, जैसे कि उनको अंडमान निकोबार वगैरह जो और जगह पे भेज दिया गया था इंडिया में ब्रिटिश ने। तो ऐसे ही 24 की एज में जुजेपी मजीनी को एग्जाइल 1831 में भेजा। क्यों? क्योंकि उसने लिगुरिया में रेवोल्यूशन कर दिया था, उसको एज अ पनिशमेंट इटली से निकाल दिया गया बाय दैट पर्टिकुलर अथॉरिटी।
तो उसने वहाँ पे जाके 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई। यह पहले का नाम था यंग इटली मर्सेल्स और दूसरे का नाम था यंग यूरोप इन बर्न। तो उसमें क्या थे, लाइक माइंडेड पीपल थे, मतलब जो लोग लिबरल्स के फेवर में हैं वो सारे उसके मेंबर बन जाते हैं। तो इस तरह उसने किसी नेशन को नहीं, किसी कंट्री को नहीं देखा, जो जो डिफरेंट कंट्री के लोग थे वो वहाँ पे उसके मेंबर बन गए। और ये कहाँ के मेंबर थे, कोई पोलैंड, कोई फ्रांस, कोई इटली, कोई जर्मन स्टेट से। अभी बार बार कह रही हूँ ये जर्मनी नहीं है, जर्मन स्टेट्स हैं। ओके, 39 जैसे स्टेट्स हैं। तो वहाँ पे मजीनी को ये लगता था कि गॉड ने हर एक स्टेट को बनाया है, तो इटली जो है वो एक पैच वर्क क्यों बन के रह जाए। पैच वर्क का बात मतलब मैं आपको इसके इटली वाले वर्जन में समझाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे क्या था, यहाँ पे इटली के नॉर्थ में था, जैसे अभी आपने किया स्पेन का, ऑस्ट्रिया का रूल था, और इसमें सेंटर में था पॉप का रूल था, और इसके साउथ में रूल था स्पेन का। तो ऐसे दिस वॉज लाइक अ पैच वर्क, अलग अलग रूलर्स कर रहे हो। इटालियन का रूल सिर्फ एक स्टेट में था, सिरदानिया पिडमेंट ओनली। तो उसको ये लगता था कि ये मेरी इटली अलग अलग पार्ट में बटी हुई है, ये लोग एक जैसे को राइट क्यों नहीं मिल रहे हैं, उसके लिए उसने बहुत एफर्ट किए। तो अब जो ये कर रहा था उसको लगता था एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक होनी चाहिए, कि जिसमें कि डिफरेंट नेशन को ना देखा जाए, बल्कि देखा जाए कि लोगों की जहाँ पे कन्वीनियंट है उनकी लिबर्टी, उनकी इक्वलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। तो उसको लगता था कि यूनिफिकेशन ही इस सारी इटालियन लिबर्टी का मेन पर्पज़ है। तो इसी मॉडल को सीक्रेट सोसाइटीज़ को जर्मनी में बनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड वगैरह में बननी शुरू हो गई। तो मजनी जो इतना अपोज मोनार्की को करता था, तो उसके काफ़ी सारे कंजर्वेटिव्स उससे डरते थे। तो मेटरनिक, जैसे मैंने बोला, ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रियन चांसलर था जिसने कि वियना कांग्रेस को होस्ट किया था, सेकेंड टाइम इसका नाम आ रहा है। मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम, तो मजीनी को वो ऐसे करता था कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। तो जो हमारा सोशल ऑर्डर कंजर्वेटिज्म का है ना, सबसे खतरनाक जो दुश्मन है ना वो मजीनी है। तो उससे इतना ज़्यादा इसको डर लगता था मजीनी को, मजीनी से इसको, चाहे वो अंडरग्राउंड घूमता रहता था, लेकिन ये कंजर्वेटिव्स उससे बहुत डरते थे। तो ये आप देख सकते हो, ये गुजेपी मजनी है, ये कैसे ड्राफ्ट कर रहा है, यंग यूरोपियन बर्न में कर रहा है। अगर पिक्चर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है उसको ध्यान रखना है। तो इसमें अब एक टॉपिक मैं करवाऊंगी आपको, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लूँगी इसका। अब एज ऑफ रेवोल्यूशन है जो 1830 टू 1840 चलेगा आपका, 48 तक, क्योंकि आपने 1850 तक कर लिया, वियना कांग्रेस वगैरह हो गया, उसके बाद एक झड़ी लग गई रेवोल्यूशन की, क्रांति की। ओके, तो इसमें क्या है, कंजर्वेटिव जो थे वो अपने पावर, जहाँ पे कंजर्वेटिव अपनी पावर इकट्ठी कर रही है, लिबरलिस्ट अपनी पावर इकट्ठी कर, जैसे मैंने आपको कहा ना, दोनों की एक स्ट्रगल चल रही है कि मेरी पावर सारे यूरोप में रहनी चाहिए, कंजर्वेटिव्स कहते हैं, और लिबरल्स कहते हैं कि लोगों की पावर रहनी चाहिए। तो दोनों में एक तरह से काफ़ी सारे ये पावर स्ट्रेंथिंग चलती रही। तो इसमें आपने पढ़ना है कि इटालियन, जर्मन स्टेट, ऑटोमन एम्पायर के अंडर, आयरलैंड, पोलैंड के, जैसे वो नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे शुरू हुई इन द बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास, जैसे मैंने बोला एलीट, जो हाईली मिडिल क्लास थी, दे बिकेम द लीडर्स ऑफ दैट रेवोल्यूशंस मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, मेंबर्स ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास मेन ये मेंबर बने रेवोल्यूशन के लिए। तो एक बार फ्रांस का और यहाँ पे जिक्र आएगा, पहले आपने फर्स्ट पेजेस में पढ़ा है 1830 में, 1815 तक आपको पता है कि नेपोलियन ही वॉज किल्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट अपहीवल जो आप 1830 में आया, तो वो जो बॉर्बन डायनेस्टी थी, आपको पता ही है, लुई 16 वाली डायनेस्टी थी, उसको 1815 में हटा दिया गया था, और बाद में कंजर्वेटिव्स ने उसको दोबारा वहाँ पे बना दी थी, और लुई 16 को एज अ हेड बनाया था वहाँ पे। नहीं, अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, 1815 में उन्होंने एक रूलर बनाया था बॉर्बन डायनेस्टी से, लेकिन 1830 में लिबरलिस्ट ने क्या किया, उस बॉर्बन डायनेस्टी वाले हेड को ओवरथ्रो करके लुइस फिलिप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करता है। लाइक इन इंग्लैंड नाउ देयर किंग दैट इज रूलिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया, 1815 वाले रूलर को हटा के लिबरलिस्ट ने लुइस फिलिप को वहाँ का रूलर बना दिया एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क। तो अब ये आपने फिर आ गया जी व्हेन फ्रांस नीजीज मेटरनिक, फिर तीसरी बार मेटरनिक का नाम है ड्यूक मेटरनिक, उसने क्या कहा था, रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, कहते जब फ्रांस छींक भी मारता है ना,
तो सारे यूरोप को कोल्ड हो जाता है। मतलब फ्रांस में छोटी सी भी हलचल होती है ना, तो सारे यूरोप में कहीं ना कहीं उसकी हलचल देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जुलाई रेवोल्यूशन आई फ्रांस में विद द लुइस फिलिप। तो उसके कारण जो ब्रसल्स था, ब्रसल पता है आपको कैपिटल है बेल्जियम की, दैट जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग। ब्रसल्स में अपराइजिंग हुई, एक रिवोल्ट आया विच लेड टू द बेल्जियम ब्रेकिंग फ्रॉम किंगडम ऑफ नीदरलैंड। वैसे मैंने पहले ही बोला कि नीदरलैंड दैट वाज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स। तो वैसे ही नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया इन 1830 एज दैट गॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम फ्रांस। ओके, सो जैसे ही इवेंट चलती चली गई, उस टाइम एजुकेटेड जो एलीट क्लास थी, एलीट होती है हाईली रिच पीपल, तो एलीट क्लास जो थी यूरोप में, लाइक ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें आपका आएगा उन्होंने कैसे अपने एफर्ट डाले। दिस इज ऑल्सो जो एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो ग्रीस जो था ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था 15वीं सेंचुरी से लेके। ऑटोमन एम्पायर जो आप बाद में पढ़ोगे एक मुस्लिम एम्पायर था, जिसमें काफ़ी सारे डिफरेंट स्टेट को कॉम्प्राइज करके उस पर उसने अपना एक दबदबा, एक अपना होल्ड बना के रखा था ऑटोमन एम्पायर ने। मतलब आप कह सकते हैं कि ऑटोमन एम्पायर का ग्रीस के साथ और बहुत सारे पार्ट्स थे, जो कि आप एंड ऑफ दिस चैप्टर पढ़ोगे। तो अब क्या हुआ, ग्रीस में नेशनलिस्ट फीलिंग आ गई, लोगों में आ गई कि जब सारे यूरोप में ऐसी हलचल चल रही है, लोग अपने आप को नेशन स्टेट बनाने की कोशिश कर रही है, तो ग्रीक के लोगों को भी वही स्ट्रगल उनमें आ गई और उन्होंने अपने सोचा 1821 से सोचा, जबकि वो 15वीं सेंचुरी के उनके अंडर थे। ओके, लेकिन उनमें जो एक फीलिंग आई नेशनलिज्म की वो 1821 से स्टार्ट हुई। और नेशनलिस्ट जो ग्रीस के थे उनको काफ़ी सपोर्ट मिली। ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल, मतलब जो लोगों को ग्रीक से निकाल दिया गया था, लाइक जुजेपे मजीनी को निकाला गया था इटली से, वैसे ही कुछ ग्रीक को ग्रीस से निकाल दिया गया था। उन्होंने काफ़ी बाहर रह के ग्रीक लोगों की हेल्प करी कि वो भी इंडिपेंडेंट हो जाए। और काफ़ी वेस्टर्न यूरोपियन पावर है उनको भी काफ़ी सिंपथी थी एंशियंट ग्रीक कल्चर से। जो पोएट्स थे, आर्टिस्ट थे, वो प्रेज करते थे ग्रीस की एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। मतलब ग्रीस, अगर आपको पता हो कि यहाँ पे ग्रीस के जो स्कॉलर्स हैं ना, अरिस्टोटल, सोक्रेट्स, प्लेटो, ये सबसे पहले ग्रीस में ही थे जिन्होंने बताया कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। डेमोक्रेसी वर्ड इन्होंने शुरू किया था, यूज़ किया था इतने पुराने टाइम में, ओल्ड टाइम में। तो इसलिए सारे यूरोपियन को इसके साथ बड़ी सिंपथी थी कि दीज आर द फर्स्ट पीपल दोज हु जस्ट टॉट द लेसन ऑफ सिविलाइजेशन टू द पीपल। तो वही अब आज़ाद नहीं है, वही ऑटोमन एम्पायर के अंडर है। इसलिए उन्होंने, यूरोपियन ने काफ़ी फंड्स कलेक्ट किए कि ग्रीस को तो आज़ाद होना ही चाहिए। तो जो कि एक मुस्लिम एम्पायर का मतलब यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। तो इस तरह इंग्लिश पोएट था जो कि लॉर्ड बायरन था, उसने काफ़ी फंड्स ऑर्गेनाइज किए और वॉर पे भी गया इनकी हेल्प करने के लिए। चाहे बाद में वो 1824 में मारा गया, लेकिन उसने काफ़ी हेल्प करी ग्रीस की। और आपने ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1832, आपने याद रखना है कि ये 11 साल के बाद ये इंडिपेंडेंट हुआ। ज़रूरी नहीं आपने ईयर ऐसे जाने, कोरिलेट भी कर सकते हो। तो ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ग्रीक पहले कंट्री था दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर, और बाद में ये नेशन स्टेट बन गया। तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट टॉपिक है, नॉट एज डिफ़िकल्ट, बट इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, तो दैट बिकम सो ईजी टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रोमांटिक इमेजिनेशन, नेशनल फीलिंग। तो अब ये नेशनली फीलिंग जो आई है दैट इज़ विद द वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन के साथ, क्योंकि अगर कहते हैं अगर आपको नेशन स्टेट बनाना है तो आपको काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी जिसके कारण नेशन स्टेट बनाया जा सकता है। वो क्या है, कल्चर। कल्चर का मतलब है आपका रहना पीना खाना, आपका सॉन्ग्स डांस, आपका फूड, जो भी आप रहना सहना जो उसको आप कल्चर कहते हो। तो कल्चर ने काफ़ी एक रोल प्ले किया नेशन बनाने का, जिसमें कि आपकी आर्ट पोइट्री आती है, स्टोरी म्यूजिक आती है, जिसके कारण आपकी नेशनलिस्ट फीलिंग बनी। दिस ऑल आर कल्चर। तो ये आप कह सकते हो कि वॉर के अलावा कल्चर भी एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण नेशनलिज्म फीलिंग पैदा हो सकती हैं। तो इसमें आपने कहना नंबर 1 पे आपकी आएगी कल्चर के अंडर आपने रोमांटिसिज्म। ये रोमांटिसिज्म क्या है, रोमांस, रोमांस फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन। देश के लिए इतना प्यार, जज्बा होना कि उसके लिए कर गुजरूँ, मैं मर जाऊँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। ओके,
तो सबसे पहला आपका जो है कि कल्चर ने क्या रोल प्ले किया, उसमें रोमांटिसिज्म आएगा, जो कि एक कल्चरल मूवमेंट थी विच सो टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, जिसने नेशन के लिए भावना जगाई रोमांटिसिज्म में। तो जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे ना, पोइट्स थे, वो ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस के अगेंस्ट थे। मतलब जो आर्टिस्ट थे ना, रोमांटिक आर्टिस्ट, वो कभी भी साइंस क्या कहता है, लॉजिक, वाई, वो कभी भी किसी सुनी सुनाई बात पे बिलीव नहीं करता, साइंस, रैशनलिज्म, वो कहता है रीजन दो, क्यों, हमेशा साइंस कहता है क्यों। तो इसीलिए जो ये पोइट्स वगैरह होते हैं ना, तो बड़े इमोशनल, बड़े सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं कि कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। तो वो थे ग्लोरिफिकेशन साइंस के अगेंस्ट थे कि हमें तो चाहिए नहीं, वाई नहीं, हमें चाहिए नहीं, हम जो कर रहे हैं हमारा जो दिल करे हम वो करेंगे। तो दे वर इन फेवर, वो को क्या, इमोशंस, इंट्यूशंस, फीलिंग भी, जो हम फील करते हैं हम वही करेंगे। अगर पानी को हमने ब्लू ना करके ग्रीन करेंगे वो हमारी मर्जी है, उसके लिए लॉजिक नहीं हमें देना पड़े। तो इस एफर्ट को आपने कहना है, जो एफर्ट ने क्या क्रिएट किया, एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, एक कलेक्टिव शेयर्ड हेरिटेज, विरासत पैदा की, जो कि हमारे कल्चरल पास से है और जो कि हमारे नेशन का बेस है। तो ये पोइट्स वगैरह ने एक कलेक्टिव हेरिटेज पैदा की जो उनके नेशन का बेस बना, एक कॉमन कल्चरल पास बना। दैट इज़ द रोल ऑफ योर कल्चर। तो यहाँ पे और रोमांटिक्स थे, जो कि जर्मन फिलोसफर था, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जोहान गॉटफ्राइड था। तो वो कहता था कि अगर आपने कल्चर देखना है ना, तो ना आम लोगों में आओ। जैसे कल्चर, जर्मन कल्चर को देखना है ना, तो दासोक, जैसे अब हमारी सोसाइटी में देख लो, जो इंडियन कल्चर आपको देखना है, एक्चुअली में देखना है, तो आपको जाना पड़ेगा कंट्री साइड, गाँव में, जहाँ पे अभी भी वो पुरानी स्टोरी, कहानी, कथाएं चलती हैं कि जो हमारे विरासत में थी, जिसने हमें इंडिया बनाया। हाई सोसाइटी, दैट इज़ ऑल आर कॉपिंग द वेस्टर्न कल्चर, वो तो उनके रंग में रंगे हुए, वहाँ पे आपको कभी कल्चर नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ ये कह रहा है कि अगर आपने कल्चर देखना ही है ना जर्मनी का, तो वो आपको दास वोक में देखने को मिलेगा। तो उनके फोक डांस देखो, फोक पोइट्री, फोक म्यूज़िक देखो, जहाँ पे भी उनका कल्चर झलकता है। तो जो आपका हाई सोसाइटीज़ हैं, उनमें तो आपको सिर्फ इंग्लिश कल्चर वगैरह दिखेगा, जो वेस्टर्न कल्चर के थोड़ा है। तो द स्पिरिट, ट्रू स्पिरिट इज़ थ्रू द वर्क्स दीज, ये बहुत उन्होंने पॉपुलराइज किया। तो उन्होंने क्या, पुरानी वो फोक सॉन्ग कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना शुरू किया, कल्चर को रिकॉर्ड की, हमें नेशन, हमारी विरासत के साथ जो जुड़ेगा उसको इकट्ठा करना शुरू किया। तो उन्होंने जो उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेजेस थी, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग करना शुरू किया, एंशियंट पास को स्ट्रेंथन करना शुरू किया, और मॉडर्न नेशनलिज्म मैसेज काफ़ी सारी ऑडियंस तक लेके गए, जिसको इलिटरेट लोग हैं उनके तक लेके गए। और स्पेशली केस ऑफ पोलैंड का, यहाँ पे आपका आएगा रोल ऑफ म्यूज़िक, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट आपका कल्चर का था ना, दूसरा आपका आएगा रोल ऑफ म्यूज़िक। इसमें क्या हुआ, जो पोलैंड था ना, आपने पहले, मैंने आपको बताया, पोलैंड को रशिया को दे दिया गया था, ओके, पार्टीशन किया, पोलैंड को पार्टीशन कर दिया गया एंड ऑफ 18th सेंचुरी में। और जो ग्रेट पावर थी रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ने, जैसे जिसने पोलैंड को हराया, तो वहाँ पे पोलैंड में इंडिपेंडेंट टेरिटरी तो नहीं रही, लेकिन उनकी नेशनल फीलिंग अभी भी म्यूज़िक और लैंग्वेज के थ्रू चलती रही। जैसे कैरोल क्रिपुस्की था ना, तो वो नेशनल स्ट्रगल को अपने ओपरास होते हैं, जो आप हिस्टोरिकल इवेंट को गा के सुनाना किसी को, उसको ओपरास कहते हो, अपने म्यूज़िक ओपरा के थ्रू अपनी नेशनल फीलिंग की, कैसे हम एक थे, पोलैंड में हम इकट्ठे रहते थे, हमारी म्यूज़िक चलता था, हमारी लैंग्वेज चलती थी, उसको लोगों तक अभी तो फिर तक लेके आता रहा। और जो फोक डांसेस उनके थे, पोलोनाइज और मजरूका था, उनको एक नेशनल सिंबल बना के लेके आए, लोगों को भी इसको भूलने देना। कहते जो लोग अपनी विरासत, अपनी लैंग्वेज को भूल जाते हैं ना, वो कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाते हैं। तो इन्होंने म्यूज़िक के थ्रू उसको जगाए रखा कि हम कभी आज़ाद होंगे फ्रॉम द रूल ऑफ रशिया। तो ये तो रोल तो म्यूज़िक था। अब है रोल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज ने कैसे उनमें एक तमन्ना जगाई रखी पोलैंड के लोगों को कि हम कभी आज़ाद होंगे, हमने अपनी लैंग्वेज को मरने नहीं देना। तो अब इसमें क्या था, जब रशिया ने पोलिश को ऑक्यूपाई किया ना, पोलैंड को, जो उनकी पोलिश लैंग्वेज की, लैंग्वेज उनको स्कूल्स में, क्योंकि सबसे बच्चों को कहते डिस्ट्रॉय किया जाता है कि उनकी लैंग्वेज ख़त्म करके, क्योंकि वो कमिंग जनरेशन है। तो उन्होंने सबसे पहले स्कूल में रशियन लैंग्वेज कर दी कि आप अपनी पोलिश लैंग्वेज छोड़ दो और अपना सपना छोड़ दो कि कभी आप आज़ाद होगे, आपने सिर्फ रशिया के अंडर ही रहना है। तो उन्होंने हर जगह पे रशियन लैंग्वेज शुरू कर दी।
तो 1831 में एक रिबेलियन हुआ रशियन रूल के अगेंस्ट, लेकिन वो भी दबा दिया गया। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्लर्जी जैसे जो दोज हु आर वर्किंग विद द चर्च के साथ काम करते हैं, क्लर्जी ने ना पोलिश लैंग्वेज में अपने जो अपनी टीचिंग्स वगैरह अपने चर्च में उन्होंने उसी में देनी शुरू कर दी कि हम रशियन लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं फॉलो करेंगे। हमने एक रेजिस्टेंस, एक हथियार बना लिया रेजिस्टेंस का, कि हमने सिर्फ अपनी लैंग्वेज में देना है, हम अपनी लैंग्वेज को मरने नहीं देंगे। तो जब भी कोई चर्च की गैदरिंग्स होती थी, सारी रिस्ट्रिक्शंस वो पोलिश लैंग्वेज में देते थे, जिसके कारण काफ़ी सारे प्रीस बिशप्स वगैरह को जेल में डाल दिया गया, साइबेरिया भेजा गया रशियन अथॉरिटी के की पनिशमेंट के, कि आप रशियन लैंग्वेज को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसके कारण वो कभी रुके नहीं, चाहे हमें जितनी मर्जी पनिशमेंट दे दो, हम पॉलिश लैंग्वेज को छोड़ेंगे नहीं। तो एक तरह से पॉलिश को उन्होंने एक अपना हथियार बना लिया रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट, चाहे आप जितना मर्जी जुल्म करो, हम अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो ये सारा आपका सिंपल था, सिर्फ आपको समझना है कि कैसे कल्चर, म्यूजिक, लैंग्वेज के कारण भी आप नेशनलिज्म लेके आ सकते हो। ओके, तो इसमें आपको दिखाया गया है मैसेकर एट कियोस अगेंस्ट डेलाक्रॉक्स 1824 में। फ्रेंच पेंटर था, डेलाक्रॉक्स था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंच रोमांटिक पेंटर्स था। उसने इतनी बड़ी पेंटिंग बनाई, अपनी ह्यूज पेंटिंग बनाई, जिसमें 20,000 ग्रीक्स said to have been killed by टर्क्स ने इतने ग्रीक्स को मार दिया ऑन द आइलैंड ऑफ कियोस में by demonstrating the incident, फोकसिंग सफरिंग ऑफ women की सफरिंग, चिल्ड्रन की दिखाई गई, काफ़ी सारे विविड कलर्स में दिखाई गई। और डेलाक्स sought to appeal to the emotions of the spectators and create sympathy for the Greek। तो ग्रीक की जैसे ये कर रहे हैं, उनको बुरा हाल किया जा रहा है, तो ग्रीक की सिंपथी को इसमें दिखाया गया। आपको थोड़ा ये याद रखना है कि टर्क्स ने कैसे उनको डिस्ट्रॉय किया। अब ये रेफरेंस ग्रिम ब्रदर्स का, ये ग्रिम ब्रदर्स का आगे भी आपको रेफरेंस आपने पढ़ा होगा प्रिंट कल्चर में, जैसे उन्होंने इनकी स्टोरीज़ को, बच्चों की स्पेशली स्टोरीज़ को कंपाइल किया था। तो वही है कि दे आर ऑल्सो द स्ट्रेंथिंग द फोक टेल्स नेशनल बिल्डिंग, काफ़ी ज़्यादा उनका बड़ा हाथ रहा है कि उन्होंने कैसे स्टोरीज़ इकट्ठी करी, उनको एडिटिंग की, फिर उनको प्रिंटिंग में डाला था। काफ़ी सारी उन्होंने डिक्शनरी बनाई जर्मन लैंग्वेज की 333 वॉल्यूम की, और कैसे फ्रेंच डोमिनेशन रहा था जर्मन कल्चर का, उनको सारे उसमें दिखाया गया है। बाय दैट वन यू कैन गो थ्रू। अब आपका आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक विल रीड। हाँ जी, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ये 1830 में आपने हर चैप्टर में पढ़ा होगा। तो इसमें कुछ खास ऐसा नहीं कि यू हैव टू गिव द, जब भी आपको 1830 में कुछ इकोनॉमिक डिप्रेशन चीज़ें आती हैं, आपने सिर्फ उसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड द पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, ये चीज़ें याद रखनी है जब भी आपका कोई भी डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा। ओके, तो फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में काफ़ी सारी इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन हो गई, नंबर 1 सारे यूरोप में। तो वहाँ पे काफ़ी सारी जॉब सीकर्स हो गए, मतलब एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो पॉपुलेशन ने रूरल एरिया से सिटीज़ में आना शुरू कर दिया, स्लम एरिया शुरू हो गए। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे उनको काफ़ी कंपटीशन करना पड़ा, क्योंकि इंग्लैंड से आपको पता है वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, मशीन मेड गुड्स आ रही है, तो स्मॉल प्रोड्यूसर जो मैनुअली काम करें उनको काफ़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ा। ओके, तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन खास कर में काफ़ी ज़्यादा होम्स में, स्मॉल वर्कशॉप में जो पार्टली मैकेनाइज था उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। और जो रीजन ऑफ यूरोप थे जहाँ पे अरिस्टोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय पावर करती थी, पीजन को काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी अपने टैक्सेस वगैरह के लिए, जिसके कारण राइज ऑफ फूड प्राइजेस हो गया, बैड हार्वेस्ट हुई, और पॉपरिज्म, पॉपर होता है एक्सट्रीम पुअर लाइक अ बैगर। ओके, काफ़ी सिचुएशन इतनी ज़्यादा पॉवर्टी वाली टाउन्स एंड कंट्री में आ गई। दैट इज़ व्हाट इन 1830 जैसे आपको बनाया, सिर्फ आपने इसमें याद है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज पॉपुलेशन, प्राइस राइज एंड माइग्रेशन फॉर द पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, दैट्स ऑल यू हैव टू डन। कभी भी आपकी इकोनॉमिक डिप्रेशन आती है तो ये चीज़ें फैक्टर हमेशा कॉमन रहेंगी। तो 1848 में एक ऐसा ईयर था जिसमें कि फूड शॉर्टेज हुई, काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, और पेरिस एक दफ़ा फिर पेरिस आ गया, कैपिटल ऑफ फ्रांस। ये आई थिंक लास्ट टाइम पेरिस विल कम इस चैप्टर में। तो पॉपुलेशन पेरिस जो रोड पे आ गई, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुका था। जो लुइस फिलिप हमने पढ़ा था, तो दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क बना था फ्रांस का, वो उसको भागना पड़ा क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाया सिचुएशन को। तो वो बैरिकेड्स वगैरह लगाए उन्होंने, तो वो भाग गया पेरिस से।
उसके बाद नेशनल असेंबली, जो कि हमने पहले पढ़ी थी, लाइक अ पार्लियामेंट, उसने फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर। रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जहाँ पे आपका जो हेड ऑफ द कंट्री, लाइक इंडिया में हमारा प्रेसिडेंट हेड है, दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो वैसे ही उनका मतलब, क्योंकि जो हेड ऑफ कंट्री था लुइस 16 था, वो भाग गया, इसलिए उन्होंने नेशनल असेंबली ने फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर लिया और सफरेज राइट दे दिए गए ऑल मैन अबव 21 ईयर एज। उन्होंने एज 21 कर दी और सारे मैन, अडल्ट मैन को ये राइट टू वोट दे दिया गया एंड राइट टू वर्क गारंटी कर दिया गया। नेशनल वर्कशॉप प्रोवाइड करवाएगी। और 1848 सिलेशिया में एक इंसिडेंट हुई जो कि वीवर्स की थी, याद रखना है आपने। तो ये था आपका जर्नलिस्ट था वेल वोल्फ, उसने डिस्क्राइब करी है कि इस विलेज में 18,000 के करीब इनहेबिटेंट रहने वाले थे, जिनका मेन ऑक्यूपेशन वीविंग था। और उनकी प्रॉब्लम क्या थी, उनकी काफ़ी डेस्परेट नीड फॉर जॉब थी एंड दैट हैज़ बीन टेकन बाय एडवांटेज बाय कॉन्ट्रैक्टर। जो कॉन्ट्रैक्टर जो उनके वीविंग का लेते थे, कॉन्ट्रैक्ट लेते थे, उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि ये तो अनएम्प्लॉयड है, इनको तो काम चाहिए, तो कम पैसे में उन्होंने उनको काम देना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने इस टाइम क्या किया कि काफ़ी सारा उसकी जो उसकी जॉब वेजेस थी वो काफ़ी कम कर दी। मतलब जो वो पैसा दे रहे थे वीवर्स को, ये कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने एक्सट्रीमली उनकी रिड्यूस कर दी वेजेस को, जिसके कारण इन वीवर्स को रिवोल्ट करना पड़ा। इन 1845 की बात है, सिलेशिया में। इसमें क्या इंसिडेंट बताई उन्होंने, 4 जून को 2 PM पे काफ़ी सारी क्राउड वीवर ने जो इनके थे कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके घरों में आ गए और उनकी मैंशन जो होती हैं, बड़े बड़े उनके घर शानदार कॉन्ट्रैक्टर, वहाँ पे उनके मैंशन के बाहर उन्होंने हाई वेजेस के लिए डिमांड करी। लेकिन उनको काफ़ी सारा जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको काफ़ी थ्रेट मिली, काफ़ी गुस्से से उनको देखा कि आपकी ये डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। जब उन्होंने गुस्से से ऐसे उनको बोला, तो जो उनका ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट वीवर्स का था, तो वो घर के अंदर घुस गए और उनके जो एलिगेंट उनके विंडो पेन्स थे, उनके फर्नीचर, उनके कर्टन्स थे, उनको सबको तोड़ा, तहस नहस किया और प्लंडर मतलब लूटना, उनकी जो सप्लाई ऑफ क्लॉथ उन्होंने दी हुई थी उनको, उन सबको उन्होंने फाड़ फाड़ के बुरा हाल कर दिया। और कॉन्ट्रैक्टर को इससे में भागना पड़ा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा तैयार नहीं थे ऐसी चीज़ों के लिए। उसकी फैमिली भाग गई नेबरिंग विलेज में और वहाँ पे उन्होंने जाके शेल्टर लिया। तो ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर, और 24 आवर के बाद वो वापस आर्मी को लेके आए, जिसमें कि 11 वीवर्स को मार दिया गया विद दैट इंसिडेंट। ये इनकी इंसिडेंट है। तो रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स है, ये एक थोड़ा टॉपिक कर लेते हैं फटाफट से। हाँ जी, तो अब इसमें है आपकी रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। फिर दोबारा अब लिबरल्स का रेवोल्यूशन होगा, 1848 की बात है। पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट वर्कर्स यूरोपियन, ये 1848 में इन्होंने, जैसे मैंने पहले बोला था, फ्रेडरिक सोरो 1848 में उसने शुरू करी थी दैट इमेज बनाई थी प्रिंट को। तो वैसे 1848 और इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी मिडिल क्लास ने फ्रीडम के लिए शुरुआत की है, लिबर्टी के लिए 1848 में। इसमें है कि इन अदर पार्ट ऑफ यूरोप, जर्मनी, इटली वगैरह में इन्होंने काफ़ी मिडिल क्लास ने एफर्ट करने हैं। वो चाहते थे कि वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये मेन थे इनके डिमांड्स थी लिबरल्स की। अब आपने पढ़ना है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या थी, दिस इज़ व्हाट। तो जर्मनी जो नेशन थी, काफ़ी सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन, जिसके काफ़ी सारे मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेस मैन, प्रॉस्पर्स आर्टिशन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आए। फ्रैंकफर्ट दैट इज़ इन जर्मन स्टेट में। और उन्होंने डिसाइड किया कि हम ना जर्मन नेशनल असेंबली पार्लियामेंट बनाते हैं, और इसलिए उन्होंने 1848 में 1831 इलेक्टेड कर दिए रिप्रेजेंटेटिव। वो इकट्ठे हुए फ्रैंकफर्ट सिटी में, जनरल नेशनल असेंबली बनाई उन्होंने। ओके, तो वहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव चुने और फेस्टिव प्रोसेशन में वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में चर्च ऑफ सेंट पॉल में चले गए कि हमने पार्लियामेंट बना ली, चलो हम सेंट पॉल चर्च में जाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जर्मन नेशन के लिए, जिसमें कि मोनार्क विल बी द हेड सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। लेकिन जो मोनार्क है वो पार्लियामेंट के अंडर होगा। तो जो जिसके डेप्यूटीज थे ना, ऑफर द क्राउन टू द टर्म्स, फ्रेडरिक वेल्म के पास गए कि जो किंग ऑफ प्रशिया उस टाइम था, कि हमने ये बना लिया है प्रशिया के किंग, आप इसको एक्सेप्ट कर लो कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसके हेड रहोगे, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन वेलफॉर्न में क्या किया, इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और इलेक्टेड असेंबली को भी कहा कि आप ऐसे थोड़ी बन सकते हो, अपोज किया। तो अपोजिशन के साथ उसने क्या किया, जो
अरिस्टोक्रेट नियर बाई कंट्री के थे ना, उसको अपने साथ मिला लिया, और जो पार्लियामेंट उन्होंने बनाई थी उसको ख़त्म कर दिया, इरोड मतलब रिमूव कर दिया। और मिडिल क्लास जो थे रेजिस्टेड द डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिस्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट, क्योंकि इस जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट उसमें मोस्टली लोग थे मिडिल क्लास लोग, और उन्होंने वर्कर्स वगैरह की डिमांड को साथ में अपने रखा ही नहीं था, इसलिए इनको काफ़ी सपोर्ट नहीं मिली लोगों से, ये पार्लियामेंट ख़त्म हो गई। और इस इशू को पॉलिटिकल राइट जो वुमेन को चाहती थी कि हमें मिलना चाहिए, कंट्रोवर्शियल था नेचुरली, काफ़ी देर तक उसके लिए लड़ती रही। और वुमेन जब वहाँ पे सेंट पॉल चर्च में गई, उनको एज अ विजिटर्स बना दिया गया, उन्होंने काफ़ी अपनी मीटिंग्स डेमोन्स्ट्रेशन करी, लेकिन उनके राइट्स को डिनाई कर दिया। दिस इज़ द सीन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, आप देखो सेंट चर्च पॉल है, तो यहाँ पे क्या है, वुमेन दे आर ओनली द विजिटर्स, उनको सफरेज राइट नहीं मिले, ओके, दे वर जस्ट स्टैंडिंग इन द विजिटर गैलरी। और कंजर्वेटिव फोर्सेस दैट वाज एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स, जो कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव कौन थे, वेलफोर था, नेचुरली इसने लिबरल मूवमेंट को ख़त्म किया 1848 में। और मोनार्क्स वर बिगिनिंग रियलाइज दैट साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड नॉट बी एंडेड बाय ग्रांटिंग सेशन। अब उनको लगने लगा मोनार्क्स को कि हमें कुछ ना कुछ कंसेशन तो लिबरल्स को देनी ही पड़ेंगी, नहीं तो ये तो हमारे अगेंस्ट खड़े होते रहेंगे। तो 1848 की ऑटोक्रेटिक मोनार्की जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की थी, उन्होंने काफ़ी सारी चेंजेस इंट्रोड्यूस करी वेस्टर्न यूरोप में 1815 के बाद। सर्व्ड एंड बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश किया गया, ओके। हैब्सबर्ग डोमिनियंस रशिया में, हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू हैब्सन 1817। okay, this is the end of part 1. We will just move to the second part. Thank you, students.